अस्सलाम वालेकुम। ओके, थैंक यू साथी। सबको मुबारकबाद। क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई करने के लिए मेरा नाम नूर है और मैं इस राउंड में चेयर होंगी। मेरा प्रेफर्ड जेंडर प्रोनाउंस शी और हर है और डिबेट से पहले प्लीज़ बता दें कि आप पीओआई या नुक्ता किस तरह लेना चाहेंगे। चैट में या लोग अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप अनम्यूट करते हैं, मैं गुजारिश करूँगी सब टीम से कि मुदाखलत ज़्यादा ना करें और बैजरिंग प्लीज़ ना करें ज़्यादा। इसके अलावा टाइम प्लीज़ अपने आप को खुद और मैं चाहती हूँ कि मेरे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लें। OG1 Abdullah Ilyas. My preferred pronouns are he and his. And रामीन, यश, लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हो? Yes, I'm Ramin and I'll be the panelist. And मेरे preferred pronouns she or her है और that's all. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यश है। कोई प्रेफर्ड प्रोनाउंस नहीं है। खुदा हाफिज। उसके साथ हम डिबेट शुरू कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ इब्तदाई हिस्से पे मुआफ़क़त को कि वो आकर अपने दलाइल पेश करें। जी could you just give me like 40 seconds because मुझे ना थोड़ी सी distortion आ रही है। मैं अपने position change कर लूँ अपने setup की। ठीक Give है। me just 40 seconds. क्या उस टाइम ठीक है, क्या उस टाइम तक सारे स्पीकर्स अपने स्पीकर ऑर्डर चैट में मुझे भेज सकते हैं अपनी पोजीशंस के साथ? Hey, just to confirm, have you received CO's speaking order? हाँ। एक्सक्यूज मी, हम लोगों की केस प्रेप की आपको आवाज तो नहीं आ रही? मतलब थोड़ी सी, क्योंकि माइक खुला था। नहीं, कोई नहीं। आवाज़ नहीं आ रही। ओके ओके। और ये कि मेरी आवाज आ रही है सबको? जी। मेन चीज बोला है। जी तो अपना मैं अपनी कोई is there a chance that any of the adjudicators or committee members will share the screen so that we can see the time? Stopwatch. कर सकते Yes, हो? I'm on it. Noor, can we not screen share because फिर उसकी वजह से recording थोड़ी सी खराब हो जाती है। ओके, सो हम ये कर सकते हैं कि चैट में टाइम स्टैम्प्स भेज देंगे। सो 6 5 4 3 2 1। Okay, kindly every minute, do that every minute, not just for the first minute and the 6 minutes, so that we get a better idea of how our speech is progressing, if that's okay. Okay. Oh. Thank you so much. Okay, मुंसिफीन की इजाजत है? जी। Okay, I'll be starting in 3, 2, 1.
ये ऐवान बगैर किसी खामी की यक तरफा तलाक देने का हक का हामी है। बतौर हिज़्ब मुवाफ़क़त मैं आपको बताऊंगा, कॉन्टेक्चुअलाइज़ करूंगा ये स्पीच क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रिंसिपल क्या है, स्टेक होल्डर्स क्या हैं, और फिर हम पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन पाएंगे। कॉन्टेक्स्ट इसका क्या है? पिछले कुछ बरस में, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि रिसेंट ईयर्स में हमारे अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस बढ़ी है। हम पहले मैरिज को और मैरिटल प्रॉब्लम्स को एक बहुत बड़ा टैबू कंसिडर करते थे और हम उसका जिक्र नहीं करते थे, उसका डिस्कोर्स या उस पर डिस्कशन नहीं होती है सोसाइटी लेवल, जो कि बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक और ट्रॉमेटिक सी बात थी और जो कि हमें चेंज करना था। हमने इवेंचुअली विद टाइम ये बात चेंज की है और ऐसे ऐसे नए नए प्रॉब्लम्स नजर आए हैं। हम उसमें उन प्रॉब्लम्स में से सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमें नजर आई है वो ये नजर आई है कि अगर कोई बंदा, चाहे वो ख्वाब ज़ौजा हो, ख्वाब खाविंद हो, अगर वो लोग ताल्लुक एक साथ नहीं रहना चाहते, अगर वो रस्ते जुदा करना चाहते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है कि वो रस्ते जुदा कर पाएं। अगर वो रस्ते जुदा करना चाहे उनके, चाहे वो एक बंदा हो चाहे वो दो बंदे दोनों मिलकर करना चाहे, उनमें काफी ज्यादा एक मुश्किलात पैदा की जाती हैं, हिंड्रेंसेस पैदा की जाती हैं, जो उनके लिए एक इंडिविजुअल के लिए और इवन इवेंचुअली पूरी फैमिली के लिए भी प्रॉब्लमैटिक होता है। ये इसकी बेसिकली हमारे पास कॉन्टेक्चुअलाइजेशन है जिसकी वजह से आज हम स्पीच करेंगे। डेफिनेशन तक आ जाते हैं। खामी, किसी खामी के बगैर से मुराद है कि किसी वजह के बगैर ये बताए कि ये पर्टिकुलर वजह है, दिस इज द रीजन जिसकी बिना पर मैं, कोई भी एक बंदा कहे कि मैं इस ताल्लुक में, शादी के पैक्ट में नहीं रहना चाहता, तो ये वो खामी कहलाता है। एक तरफा से मुराद कोई एक बंदा बगैर दूसरे की म्यूचुअल कंसेंट की वजह से, अगर एक बंदा चाहे डिसाइड करे कि मैं तलाक लेना चाहता हूं तो तलाक को ले सकता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है, मेरे ख्याल से डेफिनेशन में कोई मसला होना नहीं चाहिए। नीड, जरूरत हमारे पास बड़ी सिंपल सी है कि हमने देखा है कि मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, स्पेशली जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कंजर्वेटिव कंट्रीज हैं, बरसगीर के ममालिक हो गए, इनमें मैरिटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है। हमारे बहुत ज्यादा तादाद की शादियां ऐसी हैं जिनमें जो ज़ौजा और जो खाविंद है वो खुश नहीं होते, लेकिन वो सोसाइटल प्रेशर की वजह से, इस तरह के सिस्टमिक फ्लॉज की वजह से हमें लगता है कि वो मजबूरन शादी के पैक्ट में कायम रहते हैं, जिसकी जो एट द एंड ऑफ द डे बड़ा प्रॉब्लमैटिक बात साबित होती है। प्रिंसिपल हमारा क्या है? प्रिंसिपल हमारा है कि हमने इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को भी मेंटेन करना है और शादी एज एन इंस्टीट्यूशन की उसकी जो सैंक्टिटी है उसको भी बरकरार रखना है। अब मैं आपको ये दोनों चीजें अपने हर आर्गुमेंट में करता जाऊंगा। स्टेक होल्डर्स की बात कर लेते हैं। स्टेक होल्डर्स में सबसे पहले दोनों लोग जो मैरिज में इन्वॉल्व हैं, मतलब कि जो ज़ौजा है, जो खाविंद है, और अगर उनके बच्चे हैं तो ऑब्वियसली वो भी स्टेक होल्डर में होंगे, और फिर कुछ हद तक एक सोसाइटी एज अ होल भी आ जाती है। तो पॉजिटिव केस पे आते हैं। सबसे पहले जो हमारा पॉजिटिव केस है उसमें जो बात जहन नशी करनी चाहिए हर एक स्पीकर को, आठों स्पीकर को, वो ये है कि मैरिज की एसेंस क्या है, शादी एज एन इंस्टीट्यूशन क्या है, उसकी बेसिस क्या है। शादी एक पैक्ट होता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बॉन्डेज होती है दो लोगों के दरमियान। वो दो लोगों के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसकी बेसिस क्या होती है? उसकी बेसिस होती है एक सोलफुल और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होना चाहिए, कि इमोशनल कंपैटिबिलिटी, एक सोशल इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए दो लोगों में। जिस कंपैटिबिलिटी और जिस बेसिस और जिस प्यार और जिस मोहब्बत के ताल्लुक के, जो कि हम बाय ऑल मीन्स हमेशा दो तरफा होता है, उस ताल्लुक की बेसिस पे दो लोग एक म्यूचुअल रिलेशनशिप निभाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के हमसफर बनेंगे और जिंदगी के इस दौड़ में मतलब 20-30 साल जिस उम्र में भी उनकी शादी होती है उससे लेकर मरते दम तक जब भी वो हो वो करेंगे। अगर ये मकसद ये होता है कि अगर वो उन्होंने उस तब तक करेंगे जब तक वो एक दूसरे का हमसफर, एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं, एक दूसरे के लिए अच्छा एक हमसफर का किरदार निभा सकते हैं, और उनके जो ताल्लुक है एक दूसरे को फायदा पहुंचाता है और एक दूसरे की खुशी और जिंदगी में आसानियां पैदा करता है, ना कि मुश्किलात पैदा करता है। ये जो है ये मैरिज की एक एसेंस है जो हमें लगता है ये बहुत बरकरार है, हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। इसको अगर आप वायलेट करेंगे तो मैरिज का पर्पस ही खत्म हो जाता है, जो कि बेसिक पर्पस ही दो लोगों का बाहमी ताल्लुक, जिसकी बिना पर उनकी जिंदगी आसान कर दी जाए, उनके दरमियान एक प्यार और मोहब्बत और कुर्बत का ताल्लुक हो, जिसकी बेसिस पे उनकी जिंदगी बेहतर और ज्यादा आसानी से गुजार सकें और एक फैमिली का स्ट्रक्चर निभा सकें। अब हम बात कर लेते हैं ये आगे पहले मैरिज का एसेंस। अब हमें लगता है इस बिना पर हमें लगता है कि अगर एक बंदा भी इनमें से समझता है कि वो खुश नहीं है, उसकी कोई भी वजह की, किसी भी वजह पे हम बाद में आ जाएंगे, किसी भी वजह की बेसिस पे वो कहता है कि मैं खुश नहीं हूँ शादी से, मैं शादी में ना ही खुद अपने आप को खुश रख पा रहा हूँ, ना ही मैं वो सारे लाइक अपने कमिट कर पा रहा हूँ पूरे से, और मैं अपने पार्टनर को भी वो नहीं हक अदा कर सकता जो करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मुझे इस रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। तो मुझे बतौर एक इंडिविजुअल, एक मुनफरिद इंसान, एक इंफरादियत के असूल के तहत मुझे लगता है मुझे ये इजाजत मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमें मैरिज का मकसद ही खत्म हो गया अगर मैं उसमें खुश नहीं हूँ। अब हम आ जाते हैं कि हमें ये क्यों मसला है कि हमें किसी खामी के बगैर कि हम क्यों बात कर रहे हैं। जानना ये जरूरी है कि जो रीजंस है ना वो दो तरीकों से हो सकती हैं। एक तो ये होती है रीजंस हो सकती है कि जी आपका जो पार्टनर था वो अब्यूजिव था, वो
टॉक्सिक था, उसने चीटिंग की, उसने उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, या उसके जो भी रवैयात थे वो कुछ ऐसे नहीं थे जो आप सह सकें। ये बातें दो तरीकों से अक्सर औकात की होती हैं, ये प्रूव करना मुश्किल हो जाती हैं। जरूरी नहीं होता कि हर चीटिंग का ट्रैक रख सके। अगर कोई बंदा अब्यूजिव है तो उसका हर एक प्रूफ एक ज़ौजा एक खाविंद बता सके, जिसकी वजह से बहुत से ऐसे हम लोग केसेस देखते हैं जहाँ पे वाकई में अब्यूज और चीटिंग हुई होती है, लेकिन क्योंकि साबित नहीं कर पाते तो मसला हो जाता है आपको उससे। दूसरा ये कि बहुत से लोग प्रिवेसी के तहत नहीं चाहते कि हम लोग चीटिंग की बात करें, या क्योंकि उनका अपने पर्सनल इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, उसके लिए शर्मिंदगी का बायस होता है कि आपके लाइफ पार्टनर ने आपको आपके ऊपर किसी और को तरजीह दी, तो पर्सनल रीजन की वजह से, प्रिवेसी की वजह से उस अपनी प्रिवेसी को इवेंट नहीं करना चाहते, वो रीजन नहीं देते। अगर आप उनको ये हक नहीं देंगे कि वो रीजन के बगैर तलाक दें, तो वो तलाक लेंगे ही नहीं, और वो उसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप जिसमें वो बाय एनी मींस खुश नहीं है वो बरकरार रखेंगे, जो हमें लगता है बहुत ही गलत बात है। हमें लगता है कि एक हर मुनफरिद शख्स को इनफरादियत के तहत ये होना चाहिए। दूसरी रीजन क्या होती है? दूसरी रीजन होती है पर्सनल रीजन, क्योंकि ऐसी सब्जेक्टिव रीजन होती हैं जो कि स्ट्रिक्टली बाय द लॉ या लाइक किसी कोर्ट में जाके बयान करने से इतनी कन्विंसिंग नहीं हो सकती, जो कि बाकी लोगों के लिए, अवामुन नास के लिए, जो उस शादी के कॉन्ट्रैक्ट के दो लोगों में शुमार नहीं आता, वो शायद समझ ना पाए, लेकिन मैं बतौर एक ज़ौजा या एक खावंद समझ सकता हूं बात को। क्या होता है? वो ये होता है कि इंसान विद टाइम स्पिरिचुअली और इमोशनली डिफरेंट तौर पे ग्रो करता है। आपकी ग्रोथ जो है वो डाइवर्ज कर सकती है। आपकी अगर इमोशनल नीड्स या जो सपोर्टिव ग्रोथ होती है वो अगर दूसरा बंदा नहीं कर पा रहा, हम ये नहीं कह रहे कि दूसरा बंदा ही बुरा है, लेकिन दूसरा बंदा इज नॉट जस्ट द राइट पर्सन फॉर मी एज अ लाइफ पार्टनर। तो मैं समझता हूं कि ये इमोशनल सब्जेक्टिविटी है जिसको डिफाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन उस इमोशनल सब्जेक्टिविटी की इंपॉर्टेंस को बाय एनी मींस आप अंडरमाइन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी मेंटल ड्यूरेस कॉज कर रहा है, मुझे मेरे जहनी मरीज बना रहा है, मेरे जहनी तवाजुन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें लगता है ये बहुत गलत बात है। अगर मैं अपनी जहनी और जहनी नशोनुमा और अपनी इमोशनल ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें मैंने 30 साल में सारी जिंदगी एक पैक में रहना है, तो मैं उसको बिल्कुल प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ, और मैं मतलब एक यूनिलैटरली इस बात को डिसाइड कर सकती हूँ कि मैंने नहीं करना। तीसरी बात जो हमने स्टेक होल्डर भी कराया था, इसमें मेरे बाकी दूसरे पैनल भी करेंगे, लेकिन प्रीएम्प्टिवली मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे हमारी ऑफिस में आके कहेंगे कि बच्चों के लिए बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, लेकिन आप ये देखें कि टॉक्सिक टेंडेंसी के ये एक तलाक हो जाए, बच्चे बहुत सफर करते हैं। लेकिन हमें ये लगता है कि इसका एनालिसिस मेरा सेकंड स्पीकर देगा कि हमें लगता है कि अगर आपकी दो माँ बाप खुश नहीं है और उनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात नहीं है, उनकी वाकफियत नहीं है और उनमें वो खुश नहीं है, तो कभी भी बच्चे नहीं रह सकते। और ऐसे टॉक्सिक फैमिली हाउस होल्ड में रह के बच्चों की नशोनुमा और बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होती है। इन सारी बिना पर हम बहुत फखरी अंदाज में आज हिज़्ब मुवाफ़क़त के तौर पर इस मोशन की हिमायत करते हैं। शुक्रिया। मैं करना चाहूँगी इस उम्दा तकरीर के लिए, और मैं दावत देना चाहूँगी इब्तदाई हिस्से मुखालफत के मुकर्रीन को कि वो आकर अपने दलाइल पेश करें। जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। तो मेरा नाम सैयद हमजा जावेद है और मैं पहला स्पीकर हूँ, और मेरी पीओआई की प्रेफरेंस होगी थ्रू चैट। प्लीज़ माइक ऑन कोई भी कीजिएगा, वरना मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। तो मैं अपनी स्पीच शुरू करने लगा हूँ इन 3, 2, 1। ओजी का मसला सबसे बड़ा ये है, वो हम पे पता नहीं कौन-कौन से इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोगों को ज़बरदस्ती उधर रख रहे हैं, हम लोग मिसाल के तौर पे टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रख रहे हैं। पता नहीं उनके पास हम लोग मिसाल के तौर पे तलाक हम लोग करवाना ही कभी नहीं चाहते, और हम लोग पता नहीं चाहते ही यही है कि बस लोग एक साथ रहें, चाहे जितना मर्ज़ी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो। मेरे ख्याल से ये डिबेट नहीं है, और ये डिबेट को इस तरह से प्रेज़ेंट करना एक बहुत ही गलत बात है। हमारे मॉडल के अंदर भी तलाक़ें होंगी, हमारे मॉडल के अंदर भी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर से लोग निकलेंगे, लेकिन मिसाल के तौर पे, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मिसाल के तौर पे अगर आपने स्टेट को एक ट्रस्टी बनाया है, अपनी सोसाइटी को आपने थर्ड पार्टी के तौर पे बनाया है, और आपने पूरी सोसाइटी में एक ऐलान किया है कि हम दोनों आज मिलकर एक दूसरे के ताल्लुकात बना रहे हैं, तो हमें लगता है आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप फिर उसी सोसाइटी के अंदर एक थोड़ा सा एक तरीके से चाहे एक जुमला बताकर जाएं कि मैं उसको तलाक या मैं इस रिलेशनशिप को क्यों तोड़ रहा हूं। क्योंकि लोगों का राइट टू प्राइवेसी या राइट टू ऑफेंड होना, ये जो बात कर रहे थे, ये उसी टाइम टूट जाता है जब आप थर्ड पार्टी को जो कि स्टेट है, ये सोसाइटी है, उसको अपनी कंसेंट से खुद आपने उसको अपना एक ट्रस्टी बनाया है कि हमारा रिलेशनशिप है, और ये लोग गवाह हैं हमारे कि हम दोनों ने अपने आप को कबूल किया है। और अगर आपने इस तरह के कंसेंट के अंदर ऑलरेडी देकर सोसाइटी और स्टेट को बना लिया था थर्ड पार्टी, अब आपका राइट टू ऑफेंसिव मेरे ख्याल से खत्म हो जाता है। आपका राइट टू प्राइवेसी उसी दिन खत्म हो गया था जब आपने एक शादी की थी, नंबर 2 आपने स्टेट को अपने साथ इन्वॉल्व किया था। दूसरी बात इनकी कि मिसाल के तौर पर तलाक लेना बहुत ये है, टैबू है, एग्जैक्टली हम लोग भी बात करते हैं, लेकिन इसको आपको समझने की जरूरत है। पाकिस्तान या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहां पर तलाक बहुत ज्यादा एक टैबू इशू है, हम लोगों को लगता है अगर हम लोग बगैर किसी वजह के, स्पेशली एक औरत को बगैर किसी वजह के तलाक दे देते हैं, उसको सोसाइटी के अंदर ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि
क्योंकि उस पर पूरी जिंदगी इल्जाम लगते रहने के इसी के अंदर मसला था, मर्द तो कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप कोई वजह देते हैं उसकी बुनियाद पर एटलीस्ट एक छोटी सी अकाउंटेबिलिटी हो जाती है ना, एटलीस्ट दो फैमिलियों के दरमियान में, कि हमारी बच्ची के अंदर मसला नहीं था, बच्चे उस बंदे के अंदर मसला था, वो चीट कर रहा था, या फिर उस बंदे के अंदर कोई मसला था। एटलीस्ट इनके मॉडल के अंदर वो छोटी सी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं हो रही है। जो टैबू का इशू है जो कि गिनवा रही है, एक्चुअली में इनके मॉडल के अंदर ज्यादा नुकसान कर रहा है, क्योंकि औरतों पर ये जो बंदा है उस पर पूरी जिंदगी इल्जाम लगता रहेगा। और एक मैं इन लोगों की बताता हूँ कि जो आर्गुमेंट थी, राइट टू चॉइस वाला जो आर्गुमेंट है ना, कि मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो मिसाल के तौर पर बगैर अगर देना चाहता है, उसके ऊपर क्या मसला है। हमें इस तरह के राइट टू चॉइस वाले आर्गुमेंट से इस तरह मसला है दो सतूहात पे। पहली सतह पे अगर मिसाल के तौर पे हम लोगों को लगता है अगर आप किसी बगैर वजह के एक बंदे से रिलेशनशिप से निकलते हैं, हमें लगता है ये कब होता है, ये तब होता है जब आप बहुत ज्यादा के जज्बाती किस्म के होते हैं, एकदम से आप गुस्से में आ जाते हैं, किसी वजह से छोटी सी बात पे बीवी ने गोल रोटी नहीं बनाई, आपने इस गुस्से पे चल भाई तुझे तलाक दे दी। ये हम लोगों को तब नजर आता है जब आप ज्यादा इन्फॉर्म्ड वो नहीं बनाते डिसीजन। जब आपके इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होते, हम लोगों को लगता है हाँ हम लोग आपको राइट टू चॉइस नहीं देंगे, क्योंकि आपके बेस जज्बात है, कोई रैशनल बुनियादों पर नहीं है। दूसरी बुनियादों पर हम लोगों को लगता है कि इन लोगों को लगता है कि भाईजान जो रिलेशनशिप है ना भैया, एक बंदे ने खत्म कर दिया तो कोई बात नहीं। हमें लगता है कि दूसरे बंदे की किस तरीके से मेंटल ट्रॉमा इफेक्ट करता है, दूसरे रिलेशनशिप के मिसाल के तौर जो आपका पार्टनर है उसकी सेल्फ एस्टीम पे, उसकी फ्यूचर सेल्फ पे ये किस तरीके का इफेक्ट होता है, ये मैं आपको अपने पॉजिटिव केस के अंदर बताऊंगा। अब आपको मैं कैरेक्टराइज करता हूँ शादी की मिसाल के तौर पे है क्या, और शादी की नोयत क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है। हमें लगता है जब दो लोग शादी करते हैं ना, ये कोई ऐसा नहीं होता कि गुड्डे गुडियों का खेल, भाई चलो यार ब्रो बोर हो रहे हैं चलो कल शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। वो दो लोग निहायत एक दूसरे के साथ सीरियस होते हैं, सोसाइटी सीरियसली लिया जाता है, और उनका मिसाल के तौर पे जो होता है ना कि उनको सोसाइटी के अंदर उनका बहुत ज्यादा सीरियसली लिया जाता है, और दो इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा मेंटली एक दूसरे के साथ इन्वेस्टेड होते हैं। इस तरह से सिर्फ शादी होती है, वरना शादी नहीं होती। अगर हम लोग इस पैरामीटर पे जज करें ना शादी को, फिर हम लोगों के आर्गुमेंट देख लीजिए, और यहीं से मेरा पहला आर्गुमेंट शुरू हो जाता है कि नंबर एक, जो कि यूनिलैटरल डिसीजंस जो कि दूसरे इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं, स्टेट वो डिसीजंस अलाउ नहीं करती है। ये मेरी पहली आर्गुमेंट, और इस आर्गुमेंट को किस तरह सपोर्ट करता हूँ, आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर स्टेट रेलेवेंट है, क्योंकि थर्ड पार्टी है। कि मिसाल के तौर पर अगर आप लोग मिसाल के तौर पर कुछ डिसीजन होते हैं जिनको नेगेटिव लिबर्टीज कहते हैं, वो स्टेट क्या होते हैं, आप स्मोकिंग कर रहे हो, आप अपने आप को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहे हो, स्टेट फिर भी आपको अलाउ कर देती है, क्योंकि आपका राइट टू चॉइस है वो सिर्फ आप तक अफेक्ट कर रहा है। लेकिन कोई ऐसे डिसीजंस जो कि मिसाल के तौर पे किसी दूसरी पार्टी या फिर दूसरे इंडिविजुअल को डायरेक्टली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, उन पर अफेक्ट कर रहे होते हैं, स्टेट वो आपसे ले लेती है। मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पर अपने बच्चे को मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रखता हूं, या मिसाल के तौर पर बहुत ज्यादा उसको मेंटली टॉर्चर करता हूं, स्टेट मेरे से वो बच्चा ले लेगी। अगर मैं अपनी वाइफ को मेंटली टॉर्चर करता हूं, स्टेट मेरे से वो डिसीजन ले लेगी, फादरहुड का मेरा सब कुछ ले लेगी। इसलिए हम लोगों को लगता है ये वाला यूनिलैटरल डिसीजन जो कि बहुत बड़े इंपैक्ट करता है दूसरे पार्टनर के ऊपर। नंबर एक पहला इंपैक्ट कि उस इंपैक्ट आपके पार्टनर की मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। आपका पार्टनर मिसाल के तौर पे पूरी जिंदगी अपने आप को कोसता रहता है कि पता नहीं क्या वजह थी, किस वजह से मुझे छोड़ के चला गया, और किस वजह से पूरी जिंदगी तक हो सकता है अपने आप को सेल्फ हार्मिंग तक भी एक्सट्रीम किस्म पे चला जाए, और ये वाले डिसीजन होते हैं। दूसरी सतह पे उस बंदे की फ्यूचर सेल्फ मिसाल के तौर पे किस तरीके से बहुत ज्यादा बुरी तरह अफेक्टेड होती है, कि वो बंदा पूरी जिंदगी अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि पता नहीं किस वजह से मुझे कल के दिन ब्लॉक करके चला गया, कल एकदम से गायब होकर चला गया। हम लोगों को मुझे नहीं समझ आता इस जब सिनेरियो के अंदर जब एक दूसरी पार्टी को डायरेक्ट एक नुकसान पहुंच रहा है, हम लोगों को लगता है कि स्टेट के पास पूरा हक है आपसे राइट टू चॉइस खत्म करने का, और ये राइट टू चॉइस हम लोग आपको ग्रांट नहीं करेंगे आप यूनिलैटरली ऐसे डिसीजन के अंदर चले जाते हो। दूसरा आर्गुमेंट मेरा ये है कि रिलेशनशिप के अंदर यूनिलैटरल डिसीजंस ऑलरेडी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, इसकी सबसे बड़ी देखने की जरूरत है। जब आप रिलेशनशिप के अंदर आते हो ना, आप एक कंसेंट देते हो कि मेरे जितने भी राइट्स हैं ना, वो थोड़े बहुत अब मैं अपने जरा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं। जी कुछ बोला है अभी कोई? हमें ठीक है, मैं आपकी कंटिन्यू करता हूं। पिछले 1.5 मिनट में बहुत कम आवाज आई है जी। क्या जदीद को आवाज मेरी क्लियर थी? बिल्कुल क्लियर थी। हमें आवाज क्लियर थी। हमें पिछले 1.5 मिनट में जो स्पीकर ऑपोजिशन के उनकी बहुत कम आवाज आई है, बीच में बहुत कटी है, तो अगर वो पिछले 1.5 मिनट दोबारा एक सेकेंड, सो आपकी आवाज काफी कट रही है और बोल आपके सकते हैं तो नेटवर्क का बहुत इशू है। हम 30 सेकंड्स इफ यू वांट आप नेटवर्क चेंज कर ले, वरना उसके बाद हम पॉजिटिव केस पे जो आपका पॉजिटिव केस दोबारा बोल दें। नहीं, आई डोंट थिंक हम दोबारा जा सकते हैं उसमें, लेकिन हम 2 मिनट जो स्पीच रह गई थी उधर से शुरू कर सकते हैं। अलबत्ता आप अगर चेंज एक्सक्यूज मी। हाँ जी जी, ओपनिंग ऑपोजिशन के जो स्पीकर हैं उनसे बस कहेगा दोबारा स्टार्ट करते हैं, हमें बहुत कम उसके बाद आवाज बहुत कम।
नहीं, तो अगर आवाज 5 सबको मेरी मिनट क्लियर थी तो फिर मैं दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकता, फिर इशू आपका है ना सिर्फ ब्रो। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की इंटरनेट कनेक्शन थोड़ी सी कमज़ोर है, तो आप 30 सेकंड से 1 मिनट लगाएं, उसको फिक्स करने में जो भी आप कर पाते वो कर सकते हैं, रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि जजेस को सारी क्लियर थी। चलें ठीक है, थैंक यू। आपको अब आवाज आ रही है क्लियर? जी, हमें अब आवाज क्लियर आ रही है। स्टार्ट कर सकते हैं। सादिया, जी, तो थैंक यू। मैं स्पीच शुरू ओके, कर सकता हूँ अपनी? हाँ जी, 2 मिनट रह गए मेरे ख्याल से। रमीन ठीक है, कंफर्म कर दो तो कि 3, 2, 1। मैंने अपने पहले आर्गुमेंट के अंदर बताया कि किस तरह से स्टेट और सोसाइटी आपका वो यूनिलैटरल डिसीजन का राइट टू चॉइस ले लेती है जब वो दूसरे इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा होता है, और मैंने आपको बताया किस तरह से वो एक अफेक्ट करता है कि फ्यूचर सेल्फ पे और उस बंदे की मिसाल के तौर पे मेंटल हेल्थ पे। दूसरा मेरा आर्गुमेंट ये हुआ कि जब आप रिलेशनशिप के अंदर आते हैं, आप अपने कुछ राइट्स होते हैं उनको मिसाल के तौर पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या आप छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप कंसेंट जब आते हैं रिलेशनशिप के अंदर, ये एक एज अ कंसेंट होती है कि मेरी लाइफ का 50% ये मेरा बंदा रखता है और राइट टू प्राइवेसी, इवन जो कपल्स होते हैं पासवर्ड शेयर करते हैं, सब कुछ होता है। इसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो आपकी लाइफ के अंदर जो भी डिसीजन होता है वो आपके पार्टनर के साथ डायरेक्टली अफेक्ट में आ रहा होता है, और आप दोनों पार्टीज जो भी एक डिसीजन लेता है वो दोनों पार्टीज पे बराबर का अफेक्ट हो रहा होता है। इस वजह से हम लोगों को लगता है जब आप रिलेशनशिप में आना इन इट सेल्फ वो वाली यूनिलैटरल वो जो राइट ऑफ चॉइस को खत्म करवा देता है, क्योंकि अब आप ये डिसीजन ले रहे हैं सिर्फ आपकी सेल्फ तक नहीं है, वो बंदा आप पर बराबर का मेंटली इन्वेस्टेड है, क्योंकि शादियां बहुत ज्यादा सीरियस होने के बाद होती हैं, और आपका डिसीजन उसकी पूरी तरीके से जिंदगी पर अफेक्ट करेगा, उसकी फ्यूचर सेल्फ पर और उसके जो भी जिंदगी के डिसीजन होंगे सब चीजों पर अफेक्ट करेगा। इसलिए रिलेशनशिप में आने के बाद आपका ये चॉइस खत्म हो जाती है। तीसरा आर्गुमेंट मेरा ये कि स्पेसिफिकली ये औरतों को किस तरह से नुकसान पहुंचाएगा आपको समझने की जरूरत है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहां पर ऑलरेडी औरतें ऑलरेडी इंडिपेंडेंट नहीं है, ज्यादातर तलाक के डिसीजन मर्द लेते हैं, और सोसाइटी में सबसे ज्यादा खराब इमेज भी तलाक याफ्ता औरतों की होती है कि जिस औरत की तलाक हो जाए वो औरत पूरी जिंदगी के लिए एक मजाक बन जाती है, और उसकी पूरी जिंदगी में लोग तरह तरह की हरासमेंट करते हैं। हम लोग को लगता है ऐसी सोसाइटी के अंदर आप डिसीजन अगर मर्दों को दे देते हैं, जो कि मर्द ऑलरेडी तलाक लेकर कभी भी उनको नई लड़की पसंद आ रही थी फौरन तलाक देकर पुरानी लड़की अपनी बीवी को छोड़ के चले जाते हैं। हम लोगों को लगता है ऐसी सोसाइटी के अंदर जहां पर मेंटालिटी पाई जाती है ये औरतों के लिए निहायत बहुत ज्यादा नुकसानदेह पॉलिसी है। वो वाली औरतें जिनको ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है सोसाइटी के ऊपर, जिनको ऑलरेडी सबसे ज्यादा उनको लाफिंग स्टॉक बना दिया जाता है तलाक होने के बाद, हम लोगों को लगता है अगर आप इस तरह की पॉलिसी उधर इंप्लीमेंट करवाते हैं, हमें लगता है क्या होगा, इसके 2 इंपैक्ट होंगे। नंबर 1, मर्द जो कि तलाक वाले जो इंस्टीट्यूशन को ऑलरेडी बहुत ज्यादा ओन करते हैं, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा तलाकें देते हैं, उनके ऊपर से वो अकाउंटेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी, उनको एटलीस्ट अपनी फैमिली को भी जस्टिफाई नहीं करवाना पड़ेगा कि मैंने इस औरत को छोड़कर ये नई औरत के पास मैं क्यों गया हूं। दूसरी सतह के ऊपर, और ये मर्दों को ये एक स्पेशल एक पावर दे देगा रिलेशनशिप के अंदर, वो वाले कंट्रीज के अंदर जहां पर मर्द ज्यादातर तलाक को कंट्रोल करते हैं, मर्दों को स्पेशल पावर दे देगा, क्योंकि अब मर्द इजीली किसी भी तलाक को देकर किसी भी औरत को छोड़कर किसी भी वजह पे जा सकते हैं, कोई भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, बच्चों की ब्लैकमेलिंग करेंगे, कुछ भी ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं क्या कहते तलाक देकर चला जाऊंगा, मुझे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये इशू होंगे। मैंने आपको बताया कि उन लोगों का जितना भी राइट टू वाला आर्गुमेंट है वो किस तरीके से हमारे मॉडल के अंदर टूट जाता है, किस तरह से स्टेट इस तरह का डिसीजन ऑलरेडी अलाउ नहीं करती। दूसरी सतह पर रिलेशनशिप के अंदर आते हुए इस तरह डिसीजन आप ऑलरेडी नहीं ले सकते क्योंकि आपकी लाइफ दूसरी लाइफ के साथ कॉन्टेक्ट। और तीसरी सतह पे औरतों को किस तरह इसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरा सेकंड स्पीकर आपको फैमिली इंस्टीट्यूशन और बच्चों की लाइफ के बारे में आपको बताएगा, तो बहुत शुक्रिया। तो प्लीज वोट फॉर ओपनिंग ऑपोजिशन। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इब्तदाई इस पे मुखालफत के
मुकर्रीन को, और मैं दावा देना चाहती हूँ इब्तदाई हिस्स पे मुआफ़क़त के मुकर्रीन को क्या वो अपनी दलाइल पेश करें। मुझे अपनी स्पीच को ऑर्गेनाइज करने के लिए 10 सेकंड चाहिए सर। मुंसिफिन की इजाजत से। हेलो, जी। एम आई ऑडिबल? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। सही। अच्छा, यहाँ पर ओपनिंग ऑपोजिशंस का जो मेन मसला आता है ना, जो वो पूरा का पूरा केस अपना रन करते हैं, वो इस बेसिस पर करते हैं कि सोसाइटी जो है वो थर्ड पार्टी है इस सारे में। लेकिन वो यहाँ पर ये सारा पॉइंट केस रन करने के बावजूद उस एक क्लेम की सब्सटेंसिएशन नहीं कर सकते कि सोसाइटी एक मैरिज के रोल में, एक मैरिज में दो इंसानों की लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। कोई इंडिकेटर्स नहीं आते, कोई सब्सटेंसिएशन नहीं आती, कोई कंटेक्चुअलाइजेशन नहीं आती कि सोसाइटी थर्ड पार्टी है तो कैसे है। हमारा ये ख्याल है कि सोसाइटी थर्ड पार्टी नहीं है। एक मैरिज जो है, जो हमने पहले डिफाइन भी किया मेरे पहले स्पीकर ने, एक मैरिज जो है वो दो इंसानों का अपने आपस में एक कंसेंशुअल एग्रीमेंट है। यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। कंसेंशुअल एग्रीमेंट है दो इंसानों का दरमियान है। वो जब एक साइड से भी कंसेंट उस मैरिज में ना रहे तो वो मैरिज इफेक्टिवली नल एंड वॉइड है, क्योंकि उसमें वो जो एक लव और ट्रस्ट का एलिमेंट होता है, हमारे ख्याल में एक किसी भी मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में लव या ट्रस्ट जो है वो एक बैकबोन फॉर्म कर रहा होता है। अगर कोई भी एक साइड उसमें से निकलना चाह रही है तो इसका यही मतलब है, यूनिलैटरली चाहे निकलना चाह रही हो, कि वो इफेक्टिवली वो मैरिज खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि उसमें वो लव और ट्रस्ट खत्म हो चुका है। लव और ट्रस्ट जो है वो वहां पर साथ रहने से ऊपर है, वो ट्रम्प करता है। लोगों को इन्फोर्स करना, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में साथ रहना, और ये कल्चर जो है ये डेवलपिंग नेशंस में तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। स्टेटस को जिसको वो प्रमोट कर रहे हैं वहां पर वो ये कल्चर ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पर वो जो कंसेंशुअल एग्रीमेंट है वो होता है कि वो एक साथ रहेंगे, एक साथ खुश रहेंगे, और अगर वो एक साथ ग्रो कर सकते हुए वो तो वो ग्रो करेंगे। वो जब उस पार्टी में उन उन लोगों में सोसाइटी का रोल इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि वहां पर स्टेट का जो रोल होता है वो सिर्फ एज अ गवाह होता है, और उस स्टेट के को गवाह के तौर पर हम लोग निकाह के वक्त भी लेते हैं, और जब वो तलाक होगी यूनिलैटरली तो उस वक्त भी वो उसके पास एक स्टेट का जो रोल होगा वो रहेगा। सोसाइटी के लिए मेल और फीमेल को या एक कपल को राइट टू प्राइवेसी इन्फ्रिंज नहीं करती स्टेट किसी भी मसले में। ये बात तो मतलब ये एक फैक्चुअल इनएक्यूरेसी थी जो वो आखिर यहाँ पर कह के गए। उसके अलावा वो ये बात करते हैं कि अगर इस तरह के कल्चर को हम प्रमोट करेंगे तो औरत को ज्यादा मसला होगा, क्योंकि मेल तो है जो है वो तो पहले से ओप्रेस कर रहा है। जी हाँ, हम समझते हैं कि मेल ओप्रेस कर रहा है, ओप्रेसर को तलाक देने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि वो तो ऑप्रेस कर सकता है, उसके लिए तो फीमेल एक प्रॉपर्टी है। जरूरत किसको है यहाँ पर तलाक लेने की? उस पार्टी को जो कि ऑप्रेस्ड है। हम लोग विमेन को एम्पावर कर रहे हैं, या जहां पर भी जो भी माइनॉरिटीज हैं उनको एम्पावर कर रहे हैं कि वो एक तलाक ले सकती है बगैर ये बताए कि मेरे मैरिटल रेप हुआ है। हमारे तो डेवलपिंग नेशंस में मैरिटल रेप या इस तरह के मसाइल को अगर अदालत में इवन लेकर जाया जाए तो लॉ उनको रिकग्नाइज नहीं करता। लॉ के लिए वो भी बगैर किसी खामी की एक तरफा तलाक वाली ही बात हो जाएगी। तो जब लॉ उन चीजों को रिकग्नाइज नहीं करेगा तो फिर वहां पर ऑप्रेस्ड पार्टी को जरूरत है एक ऐसे कानून की या एक ऐसे सिस्टम की कि वो वहां पर ऑप्रेस्ड पार्टी भी को भी वॉइस मिल सके। वो अगर यहाँ पर ये आकर कहते हैं कि मेल जो होगा वो तो ब्लैकमेल करेगा, वो ये कहेगा कि मेरी बात ना सुनिए, उनके अपने वर्ड्स है कि मेरी बात ना सुनी तो मैं तो तलाक दे दूंगा, या बच्चों के बारे में ब्लैकमेल करेगा। हम समझते हैं कि हाँ, अगर ऐसा होता है तो फीमेल को वहां पर तलाक का हक होना चाहिए, उसके पास ये हक होना चाहिए कि वो उस ब्लैकमेल
से निकल सके और उस रिलेशनशिप से निकल सके जो कि उसके लिए इतना टॉक्सिक हो सकता है, जो कि इवेंचुअली सोसाइटी पर एक नेगेटिव इंपैक्ट रखेगा। क्योंकि हमने मेरे पहले स्पीकर भी कह के गए कि स्टेट एक मैरिज में पार्टी नहीं होती, स्टेट लेकिन एक स्टेक होल्डर होती है इस सब में। क्यों स्टेक होल्डर होती है? क्योंकि वो दो लोग होते हैं, वो उस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो जब वो स्टेक होल्डर वहां पर सोसाइटी होगी, तो उस सोसाइटी के हक में बेहतर है कि लोग वहां पर उनको इन्फोर्स ना किया जाए कि वो एक साथ रहें, या उनको इन्फोर्स ना किया जाए कि वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहें, और उनको इन्फोर्स ना किया जाए कि उनके बच्चे उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में परवान चढ़ें। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर मैं एक से दो बातें और जो करना चाहूँगा वो ये होगी, जो उन्होंने एक और बात की कि अगर उन लोगों को मेंटल या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा दूसरी पार्टी के लिए, क्योंकि अब इस मैरिज में 2 पार्टीज़ हैं, मेल और फीमेल, तो उनका ये ख्याल है कि जब यूनिलैटरल डिसीजन होगा तो वो मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा दूसरे पार्टनर के लिए। हमारा ये ख्याल है कि ये जो मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा वो उस मैरिज में रहते हुए बहुत ज्यादा होगा, और बहुत ज्यादा वहां पर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। उसकी रीजन ये होगी कि हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जहां पर डाइवोर्स रेट बहुत फख्र से बताया जाता है कि पाकिस्तान में डाइवोर्स रेट बहुत कम है, हम ये, और यहीं पर इसी वजह से डोमेस्टिक अब्यूज भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पर अनरिपोर्टेड अब्यूज भी बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल अब्यूज और डोमेस्टिक अब्यूज भी, फिजिकल अब्यूज भी। तो हमारा ये ख्याल है कि वो जो मेंटल ट्रॉमा है या फिजिकल ट्रॉमा है वो इस केस में बहुत ज्यादा वर्सन हो जाएगा, और इस केस में उसको जो लोग हैं उनको इतना एम्पावरमेंट ही नहीं होगी कि वो सामने आकर वो उनकी वॉइस हियर भी की जा सके। उसके अलावा मैं अपने पॉजिटिव केस की तरफ भी बढ़ूंगा कि किस तरह से, और अपने पहले स्पीकर के जो केस था उसी पर बिल्डअप करते हुए जाऊंगा कि हमारे पास जो हम जिस एरा में रहे हैं वो एक इस तरह का पोस्ट मॉडर्न एरा है जिसमें इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक, तो जब वो इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो इसका मतलब है कि लोगों वेट की जो करें जरा, पर्सनल ग्रोथ है। आपकी तरफ से जो वॉइस है वो कटी है, आपका पॉजिटिव केस नहीं समझ आया मुझे, जरा दोहरा दें जी, जो सही, लास्ट 20-30 सेकंड गुजरे। ठीक, वो मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तक मेरी बात हो गई थी। ठीक है, स्टार्ट करें वैसे। सही, जो अपने पॉजिटिव केस की तरफ मैं बढ़ूं कि किस तरह से हमारा जो जिस पोस्ट मॉडर्न एरा में हम लोग रह रहे हैं वहां पर किस तरह से इंडिविजुअलिटी और इंडिविजुअलिज्म को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक, तो वो जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस होती है वहां पर अगर हम देखते हैं तो वो जो एक पर्सनल ग्रोथ होती है, इमोशनल ग्रोथ भी और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी, वो दो इंसानों की डाइवर्जेंट हो सकती है। अगर आप दो इंसानों को ये हक ना दें कि वो अपनी अपनी ग्रोथ करें, पर्सनल स्पेस में अपने रहकर ग्रो करें, तो वो आप उनसे उनका एक फ्रीडम या उनकी ग्रोथ जो है उसको कर्व कर रहे हैं। आप जो एक मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि इमोशनल और इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी होती है दो लोगों की, वो विद टाइम फेड हो सकती है। हम इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं और हम लोग इसी बात की बेसिस पर अपना केस बिल्ड करते हैं कि वो चूंकि वो डिफरेंस आ सकता है टाइम के साथ, इस वजह से वहां पर उन लोगों को ये हक देना चाहिए कि वो वक्त के साथ अलग हो, कि वो अगर उन्हें महसूस होता है कि उनमें कंपैटिबिलिटी अब मजीद नहीं रही तो वो अलग हो सके। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि डेवलपिंग नेशंस में या जो कंजर्वेटिव नेशंस हैं उनमें स्पेसिफिकली सेक्सुअलिटी का एक एलिमेंट आता है। लोग टाइम के साथ साथ डिस्कवर करते हैं अपनी सेक्सुअलिटीज को, अपनी प्रेफरेंसेस को, अपनी ओरिएंटेशंस को। अगर आप उन लोगों से ये बगैर और अगर हम यहाँ की बात करें कंजर्वेटिव नेशंस पाकिस्तान की फॉर एग्जांपल, तो वहां पर लोग ये सामने आकर कह भी नहीं सकते कि हमारी सेक्सुअलिटीज है। कोर्ट के लिए अगेन इस केस में भी कोर्ट को जो नजर आएगा वो यही होगा कि बगैर खामी के एकतरफा तलाक है, लेकिन दर हकीकत वहां पर अगर सेक्सुअलिटी का एलिमेंट आ रहा है तो वो आप उनको अगर वो लोग उसकी वजह से कोई एक भी पार्टनर यूनिलैटरली खुश नहीं है उस मैरिज में, तो उसको ये हक दिया जाना चाहिए कि वो वहां से उस मैरिज से पुल आउट कर सके। अब यहाँ पर ना इस डिबेट में एक बहुत बेसिक सी बात है कि यहाँ पर जो ऑपोजिशन बेंच की तरफ एक बर्डन जाता है वो ये है कि वो प्रूव करके जाएं कि क्योंकि वो स्टेटस को प्रमोट कर रहे हैं, वो स्टिग्मेटाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं, वो उसके साथ रहने पर राजी हैं, तो वो यहाँ पर बता कर जाएं कि उनका स्टेटस वो किस तरह से प्रोग्रेसिव है और रिग्रेसिव नहीं है। मैंने यहाँ पर और मेरे स्पीकर ने यहाँ पर ये प्रूव किया कि हमारा स्टेटस को प्रोग्रेसिव है जो कि लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम देगा, और वहां पर वो लोग ये प्रूव करने से कासिर रहते हैं कि उनका स्टेटस को रिग्रेसिव नहीं है। शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मुकर्रीन का उनकी उम्दा
तकलीफ के लिए। और 2 बातें, एक तो अगर आप किसी सेक्सुअल वायलेंस की बात कर रहे हैं तो प्लीज़ दें। दूसरी बात ये है कि अगर आपने इंटरजेक्ट करना है तो पहले चैट में लिखें। अगर आपको कोई नहीं सुनता या फिर कोई बात नहीं करता तो फिर आप अनम्यूट करें अनलेस एंड अनटिल आप किसी को कहा हो। इसके साथ मैं दावत देना चाहूँगी इब्तदाई हिस्से में मुखालफत को कि वो आके अपने दलाइल क्या क्लियरली मेरी मुखालिफत वाली टीम को और जजेस को मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आ रही जी है। हाँ। मुखालिफिन भी अगर, चूँकि उनका नेट का मसला आ रहा था। जी हमें आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सिकंदर अब्बास है, मैं जामिया पंजाब की तरफ से बोल रहा हूँ। मेरी पोजीशन हिज़्ब मुखालिफत की तरफ दूसरे नंबर पे मैं दूसरा मुकर्रर हूँ और मैं अपनी स्पीच का आगाज़ करूँगा 3, 2, 1। आज हमारी हिज़्ब मवाफ़क़त उसी वक़्त हार जाती है जब वो आकर हमज़ा के केस के साथ मुकम्मल तौर पे एंगेज नहीं करते। हमज़ा आके आपको अपनी क्या-क्या चीज़ें गिनवा के जाता है। नंबर 1 वो जस्टिफ़ाई करवा के जाता है कि स्टेट किस तरह से आपका थर्ड ट्रस्टी है इस मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंदर। वो आपको बताता है कि यूनिलेटरल डिसीजन आपके लिए किस तरह यहाँ पर अकेले आप नहीं ले सकते। स्टेट उसको रोक किस तरह से उसको रोक सकती है, उस पर पाबंदी लगा सकती है। आकर आपके साथ थर्ड पर्सन है, वो आप उससे जाकर अपनी बातें बता सकते हैं, स्टेट को बताए बगैर नहीं आप ये रिश्ता तोड़ सकते। फिर उसके अंदर उससे मुख्तलिफ मिसालें देता है। वो मिसाल के तौर पे वो मिसाल देता है कि यार देखें, स्मोकिंग की हद तक आपको स्टेट नहीं पूछेगी कि आप क्या नाम है, स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त पूछेगी मिसाल के तौर पे जब आप शराब पिएंगे और किसी को कत्ल कर देंगे शराब पीने की वजह से। इसी तरह फैमिली इंस्टीट्यूशन के अंदर जब आप तलाक दे रहे हैं ना, तो खाली आप अपने साथ नहीं लगे हुए, ये एक ऐसा हसास इंस्टीट्यूशन है जिसके साथ आपकी सोसाइटी, आपकी मुकम्मल तौर पे फैमिली और वो दूसरा खास बंदा आपके साथ जुड़ा हुआ है, वो मुकम्मल तौर पे अफेक्टेड होता है। इसीलिए आप स्टेट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, स्टेट को अपना एक थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी बनाते हैं, ट्रस्टी बनाते हैं कि अब मैं मतलब ऑन करते हैं। और हम जो ये हमारे ऊपर इस आर्गुमेंट के ऊपर आगे जब सवाल उठाते हैं ना कि आप किस तरह से उसे थर्ड पर्सन बना रहे हैं, हम इनसे उल्टा सवाल करते हैं और हमें आगे इनकी तरफ से जवाब चाहिए। अगर नीचे जो सी टीम है वही आकर हमें बता दे कि क्या फर्क है आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन में और आपकी मैरिज इंस्टीट्यूशन वाले में। क्योंकि मैरिज इंस्टीट्यूशन वाले में आप बाकायदा अपने आप को ऑन करते हैं कि मैं इमोशनली इसके साथ अटैच हूं, मैं पूरी जिंदगी इसके साथ गुजारूंगा, मैं अपनी प्रोडक्शन जो दूंगा सोसाइटी को वो इसके साथ मिलकर दूंगा और सारी जिंदगी इसके साथ गुजारूंगा। अब बाकायदा ऑन करते हैं और स्टेट को अपने साथ थर्ड ट्रस्टी बनाते हैं, क्योंकि अब दूसरा पर्सन और दूसरी फैमिली और सोसाइटी इसके साथ इफेक्टेड हो रही है। अच्छा, मजीद इसके ऊपर आकर क्या बात करते हैं, हमजा ने आपको क्या बताया, हमजा ने आकर बताया कि देखो जी फैमिली इंस्टीट्यूशन की इंटेंसिटी समझो। फैमिली इंस्टीट्यूशन एक हसास मौजू है। इसके अंदर जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन तो आपके साथ अटैच्ड हैं और वो सारे के सारे इफेक्टेड हो रहे होते हैं। तीसरी सतह पर वो बताता है कि देखो जी औरतों के साथ मजीद इस्तेसाल होता नजर आ रहा है, खसूसन आपके इधर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर। क्योंकि यहाँ पर आप देखें लड़की जो है ना, जो कि इन्होंने एंगेज करने की कोशिश की है, उसके साथ इनकी रेफ्यूटेशन की भी रद्द दलील मैं आपको दे देता हूँ। हमजा के बात पर स्टैंड करो। हमजा कह रहा है कि देखो आपके यहाँ पर मजीद ज्यादा किस तरह हो रही है, क्योंकि आप औरत को पहले उसके ऊपर इल्जाम लगते हैं, पता नहीं क्या वजह थी कि ये औरत को बंदे ने तलाक दे दी, पता नहीं इसने क्या क्या हरकत की है, लेकिन जब जस्टिफाइड वाजे वजूहात आपके सामने होंगे ना, जब वाजे आपके पास कोजेज आपके सामने होंगे, तब आप लड़की के ऊपर जो उनसे स्टीरियोटाइप्स बांधे जाते हैं, जो उसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं, वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। और तीसरी सतह पर जो इन्होंने बिल्कुल इंगेज नहीं किया कि यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है। यहाँ पर पता चल रहा है कि यार आपने तलाक दिया तो क्यों दी है, आप मतलब आपकी जो इंस्टीट्यूशन को आपने डिस्टर्ब किया तो क्यों किया है। आप यहाँ पर एक खास अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है जिसके साथ हमें लगता है कि आज इन्होंने एंगेज नहीं किया। अच्छा, इन्होंने आगे पता क्या कहने की कोशिश की, दूसरी सतह पर जो इन्होंने दूसरी रेफ्यूटेशन हमें दी कि जी देखें औरत जो सी है ना, वो जब क्या नाम है कुछ नहीं ना बोलेगी अपनी प्राइवेसी की वजह से, तो हमें लगता है यहाँ पर ज्यादा हक मिल रहा है। हम देख रहे हैं हमारे माशरे के अंदर ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि औरत जब नहीं बोलती ना, तो उसके ऊपर इल्जाम के बहुतान और उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिससे क्या नाम है आपके माशरे के अंदर औरत जो सी मजीद पिसती हुई नजर आती है। हमारे केस के अंदर जब औरत वजूहात बताएगी, जब वाज़ेह हो के आपके सामने पता चल रहा होगा कि नहीं यहाँ पर मर्द जाती कर रहा है, यहाँ पर एक खास अगर औरत भी कर रही है तो वाज़ेह होकर नजर आ रहा है कि यार ये खास जेंडर या खास लड़की या ये लड़का यहाँ पर जाती कर रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर हम एक जस्टिस पैरामीटर को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इनकी तरफ से केस आया क्या, पॉजिटिव केस हमें आके देते हैं कि जी मेंटल और साइकोलॉजिकल मसाइल यहाँ पर हमें पेश आएंगे। हम क्योंकि माशरा जो
जो सा ना इंडिविजुअलिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमें लगता है कि क्योंकि इस खास केस के अंदर आप इंडिविजुअलिटी को प्रमोट नहीं करते, शादी आप करते ही इसलिए कि आप अपना क्या नाम है सोशल जो सा सोशियो आप जो होते हैं ना उसको प्रमोशन के लिए कि आप एक लड़के के साथ, एक लड़की या लड़के के साथ अटैच हों, अपनी जो से अपनी जाती मसाइल होते हैं उसके साथ शेयर करें, अपने क्या नाम है इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के ऊपर करें, आप फिर क्या नाम है एक प्रोडक्शन लेके आए, औलाद लेके आए, औलाद को पढ़ाए लिखाएं, वो आपके ऊपर औलाद डिपेंडेंट होती है, जो कि मैं आगे अब पॉजिटिव केस के अंदर रन भी करूंगा। वो आपकी जो औलाद है उसको आप वो औलाद आगे जाके आपकी सोसाइटी के साथ भी लिंक्ड होती है और सोसाइटी को प्रोडक्शन देती है। ठीक है, हमें आज आपके साथ सारा मसला ये है कि जब आप मतलब कि यहाँ पर इंडिविजुअलिटी इंफरादियत से बाहर निकल कर जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं और बिला वजह आप ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं, तो आप उसके पीछे क्या जवाब क्या दे रहे हैं? हम आपको जो आप ये फायदे गिना रहे हैं ना कि इंडिविजुअल आप फायदे दे रहे हैं, मैरिज के फायदे दे रहे हैं, हमें लगता है कि हम आपको गिना रहे हैं कि हमारे केस के अंदर ये जो आप लेना चाह रहे हैं ना कॉन्सिक्वेंसेज, वो हमारे केस के अंदर ज्यादा कवर होते नजर आ रहे हैं। वो किस सूरत में? आप हमारे केस के बाद आपको वाज होता नजर आ रहा है कि हम कहना चाह रहे हैं कि देखिए अब शादी से पहले हत्तुल इम्कान सोचें, शादी बिला वजह ना तोड़े। आपका जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन, अब यहाँ से मेरा पॉजिटिव केस भी स्टार्ट है। मेरा पॉजिटिव केस इस तरह से है कि देखें ये आपका इतना हसास इंस्टीट्यूशन है, आपका मैरिज बॉन्ड जो होता है ये इमोशनल अटैचमेंट के ऊपर होता है, इसके साथ साथ आप ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है, इसके साथ आपकी फैमिली इंस्टीट्यूशन भी जुड़ा होता है, जिसके अंदर आपके बच्चे भी आ जाते हैं। अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो वहां पर आपकी जॉइंट फैमिलीज के अंदर आपके रिश्तेदार भी आ जाते हैं। आप अब ये लोग और आप या तो मियाँ अपनी बीवी के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं या मियाँ बीवी मियाँ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, और इसी तरह बच्चे तो जरूर क्योंकि पैदा हुए होते हैं, नौमलूद होते हैं, वो क्या नाम है नए नए पैदा होते हैं, ठीक है, वो अपनी वालिदैन के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं किसी भी लिहाज से, इमोशनल लिहाज से, वो क्या नाम है पैसों के लिहाज से, इकोनॉमिकली वो डिपेंडेंट होते हैं अपने वालिदैन के ऊपर। अब अगर यहाँ पर आप बिला वजह यहाँ पर अगर तलाक करवा देते हैं, कोई भी चाहे लड़का दे चाहे लड़की दे, और ये जो हमारे पर डाले ना कि आप तलाक नहीं दे रहे, हम आपको पहले क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हमारे पास एक्सट्रीम बर्डन हम नहीं ले रहे, हम कह रहे तलाक लो लेकिन वजह के साथ तलाक लो। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप बिला वजह तलाक लोगे ना तो वो बच्चे जो उनसे हैं जो क्या नाम है इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, उनका फ्यूचर आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे उसके साथ साथ उनकी जो इमोशनल अटैचमेंट थी आपके साथ, उनको इमोशनली आप डिप्रेस कर रहे हैं, अपने साथ जो आपके अफराद थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर आपके साथ अटैच्ड हैं उनको डिप्रेस कर रहे हैं, और इसके साथ साथ एट द एंड जो कि एक खास इंस्टीट्यूशन जो आपको जो कि एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी, उसकी प्रोडक्शन भी आप रोक रहे हैं। अब हमारे केस के अंदर जो हम आपको ये तीन फवाइद, इसी तरह जिस तरह ये तीन नुकसान आपके केस में नजर आ रहे हैं, ये हमारे यहाँ पर फवाइद दिख रहे हैं इनडायरेक्टली। किस तरह से? वो बच्चे जो उनसे हैं वो प्रोडक्शन देंगे, वो बच्चे उनको क्या नाम है इकोनॉमिकली डिपेंडेंस उनकी बढ़ेगी। ठीक है, आपके जो उनसे मियाँ बीवी का रिलेशन है अब बिला वजह किसी के क्या नाम है तलाक नहीं देंगे। लोग गौर करेंगे आइंदा शादी करने से पहले कि यार अब चूंकि मैं वजह के बगैर आपकी ये इंस्टीट्यूशन को मजबूती मिल रही है, फैमिली इंस्टीट्यूशन को, बच्चों को फायदा मिल रहा है, प्रोडक्शन क्या नाम है सोसाइटी को फायदा मिल रहा है, बच्चों को फायदा मिल रहा है। तो इन तमाम बुनियादों पर कि मैंने हमजा के केस को दोबारा से स्टैंड किया, हमजा का केस कि क्या था आपके सामने दोबारा से मैं बता दूं, उसने जस्टिफाई करवाया है कि स्टेट के पास ये यूनिलैटरल डिसीजन को रोकने का उसके पास जस्टिफाइड राइट है। ठीक है, वो एक थर्ड ट्रस्टी है, उसको ग्राउंड करवाया। हमने बताया कि देखो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन और क्या नाम है आपके फैमिली रिलेशन, इन दोनों में फर्क है। अकाउंटेबिलिटी का मॉडल हमारे इधर नजर आ रहा है, औरत का मजीद इस्तेसाल होता जो हो रहा था वो खत्म होता हमारे इधर नजर आ रहा है। और जो ये हासिल करना चाह रहे हैं ना इंडिविजुअल और मैरिजल बुनियादों के ऊपर जो खुशी हासिल करना चाह रहे हैं, वो भी हमारे केस के अंदर नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि आज ये फैमिली स्ट्रक्चर की मेंटेनेंस, सोशल बैलेंस, तमाम ये चीजें हमारे इधर कैटर होती नजर आ रही है। इन तमाम बुनियादों पर हम बहुत बड़े मार्जिन से इजीली जीतते हैं जामिया पंजाब। मुकर्रिन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस उम्दा तकलीफ के लिए, और मैं दावत देना चाहती हूँ इख्तितामी हिस्से में मौक़िफ़ को कि ना केस पे। No, can I be given only a minute, please? Sure.
With the permission of the judges. So like sure, you don't need my permission, you can start जब भी करना है. Okay. सबसे पहली सतह के ऊपर तो हमें लगता है कि आज ऑपोजिशन के केस के ऊपर हमें जाना पड़ेगा पहले क्लोजिंग गवर्नमेंट के तौर के ऊपर, और उसके बाद हम आपके सामने इस बहस की थोड़ी सी रिकॉन्टेक्चुअलाइजेशन करेंगे कि किस तरह से जो डिवोर्स का पूरा प्रोसेस है और जो पोस्ट डिवोर्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ऊपर कितना ज्यादा इस बहस के अंदर आज पहले ही चीज आना जरूरी थी। और उसके बाद हम अपने 3 एक्सटेंशंस आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओपनिंग ऑपोजिशन के केस के ऊपर। अगर इनके केस को देखा जाए ओवरऑल तो हमें लगता है कि ये जो अकाउंटेबिलिटी का पूरा प्रोसेस बता रहे हैं, क्योंकि हमने अकाउंटेबिलिटी करवानी है माशरे के अंदर उन मर्दों की जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं अपने एटीट्यूड के अंदर मैरिज के अंदर, और उनको अकाउंटेबिलिटी जब उनकी होगी तो हम इनको ये लगता है कि उसकी बुनियाद के ऊपर एक माशरे के अंदर ऐसा डिस्कोर्स आएगा जिस डिस्कोर्स की बुनियाद के ऊपर जो मैरिज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं और जो डिटेल्स होती हैं जिनको माशरे के अंदर टैबू नहीं समझा जाता, ये उसको सामने लाएंगे। हमें लगता है कि आपका ये जो पूरा प्रोसेस है ये अकाउंटेबिलिटी का आपकी वर्ल्ड के अंदर, हमें लगता है कि अकाउंटेबिलिटी ज्यादातर केसेस में औरत के खिलाफ इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमें लगता है कि और हम आज अपने पॉजिटिव केस के अंदर भी किसी हद तक इस चीज को टच करेंगे कि किस तरह से अकाउंटेबिलिटी के जो पूरे स्ट्रक्चर्स हैं माशरे के अंदर और इवन के अकाउंटेबिलिटी के अंदर जो सोशल एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं वो किस तरह से औरत के खिलाफ बायस होती हैं और उन बायसेस का एक डायरेक्ट ताल्लुक है औरत की जिंदगी के ऊपर और उसकी तलाक के बाद की जिंदगी के ऊपर। इस वजह से हम ये समझते हैं और हमारा पॉजिटिव केस भी यही होगा कि आज हम किस तरह से औरत के एक्सपेंस पर इस माशरे के अंदर ये डिस्कोर्स जनरेट नहीं करवाना चाहते। हम इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते क्योंकि औरतों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस माशरे के अंदर इतने ज्यादा हैं और पूरी दुनिया के अंदर कि आप रिस्क नहीं ले सकते। बहुत सारे जो सोशली प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं उनको इन्वॉल्व करने के बाद हमें लगता है कि दूसरी सतह के ऊपर या कहते हैं कि पार्टनर की सेल्फ एस्टीम को मसला होगा, उसकी स्टैंडिंग मुतासिर होगी। हमें लगता है कि यही वो स्टिग्मा है जो अटैच्ड है माशरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से तलाक के कॉन्सेप्ट के साथ। हमें लगता है कि माशरे की इन्वॉल्वमेंट जो है उसको तलाक को और माशरे के अंदर जो एक खास जो आपकी स्टैंडिंग है, जो आपका इमेज है, जो आपकी सेल्फ एस्टीम जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट है, उसको डीलिंक करने की जरूरत है आज तलाक के अंदर। और तलाक के अंदर खास तौर के ऊपर फिर रीजंस देने की बुनियाद के ऊपर और फिर खामियां तलाश करने की बुनियाद के ऊपर हमें लगता है कि उन खामियों को उन माशरे के अंदर जो आपकी सेल्फ एस्टीम है, जो आपकी रिस्पेक्ट है, उसको आज एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट को डीलिंक करने की जरूरत है। ये जो पूरा तलाक का कॉन्सेप्ट है इसके साथ इन्होंने तीसरी बात हमारे सामने ये रखी ओपनिंग ऑपोजिशन ने कि आपका पार्टनर किस तरह खुद को कोसता रहेगा पूरी जिंदगी। आपका पार्टनर किस तरह से अपने आप को ब्लेम करेगा, वो गिल्ट फील करेगा उस चीज का कि अगर आप उसका पार्टनर उसको छोड़ गया है बिना वजह बताए। हमें लगता है कि हमारे 2 रिस्पॉन्सेज हैं इस चीज की तरफ। और सबसे पहला ये है कि किस तरह से जो आप ये जो बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक आपके ऊपर एक ट्रॉमा में आप रहते हैं, किस तरह से आप ये समझते हैं कि मेरे अंदर प्रॉब्लम्स थी, इन मेंटल ये चीजों को आपकी मेंटल डिस्टर्बेंसेस के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं अपने पार्टनर को, हमें इस पूरे नोशन से मसला है क्योंकि इसके अंदर आप बहुत सारे केसेस के अंदर, ज्यादातर केसेस के अंदर औरत को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अपनी मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, जो कि औरत की जिंदगी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली टॉक्सिक होता है और हमें लगता है कि इस वजह से ये प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा रिस्पॉन्स हमारा क्या है? दूसरा रिस्पॉन्स इनकी इस बात की तरफ हमारा ये है कि किस तरह से गिल्ट उन लोगों को भी फील होता है जो कि माशरे के अंदर अपने पार्टनर की स्टैंडिंग के ऊपर कैपिटलाइज करके और उसकी वजूहात देते हैं। क्योंकि जब भी आप माशरे के अंदर वजूहात बताते हैं मुख्तलिफ किस्म की कि आपका पार्टनर आपके साथ सिंसियर नहीं था, वो चीट कर रहा था, तो उसका भी एक जेंडर्ड एस्पेक्ट होता है और माशरे के अंदर औरत को ये समझा जाता है कि उसके अंदर ज्यादा चीटिंग की तरह के ये ट्रेट्स पाए जाते हैं, इस तरह की चीजें जो कि जेंडर्ड एक उसकी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। इस वजह से जो लोग ये काम करते हैं और जो लोग वजूहात बताकर अपने पार्टनर से जान छुड़वाते हैं उसकी वजह से भी ज्यादातर जो है वो चीज उनके साथ भी रहती है और उनको भी इस चीज का गिल्ट होता है। तो तीसरी जगह के ऊपर या अगर हमारे सामने ये बात करते हैं कि किस तरह से इनको लगता है कि औलाद वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। पता नहीं इन्होंने क्या बात की कि प्रोडक्शन होगी, औलाद प्रोडक्शन करेगी। हमें लगता है कि औलाद वालिदैन की जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है, जो कि प्रोलॉन्ग हो रहा होता है एक बड़े अरसे के ऊपर, अगर वो आपस में जान नहीं छुड़वाते तो हमें लगता है कि उसके भी नुकसान होते हैं। हमारी 3 एक्सटेंशंस आज क्या हैं? सबसे पहली सतह के ऊपर हम ये समझते हैं कि किस तरह से जो रिलीजियस जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरह से इन्वॉल्व होता है जब पूरा प्रोसेस चल रहा होता है तलाक का, और उस पूरे प्रोसेस के अंदर जो मीडिएटर
मीडिएटर्स की इन्वॉल्वमेंट है, उन मीडिएटर्स के अंदर रिलीजन का बहुत ज्यादा किरदार है और रिलीजियस क्लर्जी का किरदार है, जो कि हमें आज की दुनिया के अंदर इसलिए प्रॉब्लमेटिक नजर आता है। इंडिविजुअल रिलेशंस का रेगुलेट होना रिलीजियस क्लर्जी से, मतलब हमें ये चीज प्रॉब्लमेटिक लगती है कि जब तलाक का ये पूरा कॉन्सेप्ट सामने आ रहा होता है, इन इंसानों को ये इन्वॉल्व करके किस तरह से आपको ये मसला होगा दी जाएगी माशरे के अंदर, और ये रिलीजन इस चीज की मुखालफत करता है। हमें लगता है कि किस तरह से इसी तरह रिलीजियस क्लर्जी जो है बहुत ज्यादा आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज को डाउन प्ले करती है, जो कि आज की दुनिया में हमें ठीक नहीं नजर आता। दूसरी सतह के ऊपर जो इंसानों की ओरिएंटेशंस हैं, जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं, उनको टेक इनटू अकाउंट नहीं किया जाता, जो कि फिर एक मीडिएटर्स का जो प्रोसेस है कि मीडिएटर्स इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं तलाक के प्रोसेस के अंदर। हमें उनकी इन्वॉल्वमेंट से इसलिए भी मसला है क्योंकि आज की दुनिया के अंदर जहां पर ओरिएंटेशंस हैं, नई किस्म की सेक्सुअल ओरिएंटेशंस हैं, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं जिनको डाउन प्ले किया जाता है, उनके ऊपर भी हमें लगता है कि मीडिएटर्स की इन्वॉल्वमेंट को कम से कम करने के लिए हमें बिना किसी खामी के तलाक को प्रमोट करना चाहिए। और इनकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी क्योंकि आज अगर रीजंस के ऊपर तलाक नहीं दी जाएगी तो उसके ऊपर नेगोशिएशंस की उतनी जरूरत नहीं होगी, और उन नेगोशिएशंस के अंदर फिर जिस तरह से माशरे के अंदर जो प्रोमिनेंट सोशल एक्टर्स, जिसके अंदर रिलीजियस एक्टर्स खासतौर के ऊपर हमें नजर आते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट कम होगी। तो इस वजह से कि क्योंकि आज हम समझते हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज को डाउन प्ले जिस तरह किया जाता है, ओरिएंटेशंस को डाउन प्ले किया जाता है, उस वजह से भी हम ये मीडिएटर्स की इन्वॉल्वमेंट को निकालना चाह रहे हैं। दूसरी सतह के ऊपर हम ये क्या समझते हैं, ऑन अ सेकंड लेवल हम ये समझते हैं कि किस तरह से बहुत सारे जो पोस्ट डिवोर्स विंडिक्टिवनेस है उसकी वजह से बहुत सारे सोशल इश्यूज मजीद निकलते हैं, क्योंकि आप जो पोस्ट डिवोर्स जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स हमारे सामने आ रहे होते हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस आ रही होती हैं, और वो एक्सप्लेनेशंस भी अक्सर फेवर करती हैं मर्दों को, और उसके अंदर जो बहुत सारे चीजें होती हैं कि अगर औरत आपके ऊपर इल्जाम लगाती है मैरिटल रेप का और इस तरह की चीजों का, चीटिंग का, तो उसकी वजह से पुश करती हैं मर्दों की इनसिक्योरिटीज की जो लिमिट होती हैं वो पुश की जाती हैं, और उसकी वजह से वो विंडिक्टिवनेस का ज्यादा इशू आता है, एसिड अटैक्स हमारे सामने आते हैं, इंटर फैमिली वेंडेटास हमारे सामने आते हैं। हमें लगता है कि ये भी चीज आज मुआशरे के अंदर बहुत ज्यादा क्लियरली लिंक्ड है खामी की बुनियाद के ऊपर तलाक देने के उनसर के साथ, और इस वजह से ही आज हम इस चीज की मुखालफत करते हैं। तीसरी सतह के ऊपर हम ये समझते हैं कि आज किस तरह से बहुत सारे जो जुडिशियल सिस्टम्स हैं उनके अंदर किस तरह से एक बैकलैश जो डेवलप होता है, वो औरत के खिलाफ जो अकाउंटेबिलिटी का पूरा ये बात करके जा रहे थे, अकाउंटेबिलिटी किस तरह से इस्तेमाल होती है और उन जुडिशियल सिस्टम्स को किस तरह इवॉल्व करने की जरूरत है एक इंडिविजुअलिज्म से भरी दुनिया के अंदर। हमें लगता है कि आज हम अपनी ओपनिंग से डिस्टिंक्ट किस तरह से होते हैं, हमने आपको क्लियर 2 एक्सटेंशंस दी, और किस तरह से एक जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आपको इस डिबेट के मजीद बढ़ा के बताए कि किस तरह से मीडिएटर्स की क्या इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर हमने आपको तलाक के पूरे प्रोसेस का बताया, फिर तलाक के बाद के प्रोसेस का बताया कि किस तरह से मसाइल होते हैं, इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तीसरी सतह के ऊपर हमने आपको बताया कि अकाउंटेबिलिटी किस तरह से इस्तेमाल होती है औरतों के खिलाफ, और वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है, ये बायसेस जो होती हैं। हमने एंगेजमेंट की बुनियाद के ऊपर, अपनी ओपनिंग से डिस्टिंक्ट होने की बुनियाद के ऊपर, इस वजह से हम ये समझते हैं कि आज का ये मैच क्लियरली क्लोजिंग गवर्नमेंट जीती। इख्तितामी हिस्से मुआफ़क़त का इस उम्दा तकरीर के लिए, और मैं दावत देना चाहूँगी इख्तितामी हिस्से मुखालफत को वो आकर पेश करें और अपने नुक्ता लेने का जो भी मेथड है उसको भी बता। Just Noor, give me 15 seconds. I have to drink water and set my sheets in order. Okay. नूर, मेरी आवाज आ रही है? जी अच्छा। मैं जो POIs हैं वो आप चैट में प्लीज टाइप इन कीजिएगा, बैजर मत कीजिएगा। 5 मिनट के बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपसे एंगेज करूं। आई विल बी गुड टू गो इन 3, 2, 1। हमें लगता है अभी तक ये बहस हवा के अंदर घूम रही है, क्योंकि
गवर्नमेंट का सारा केस ये है कि इस पर्टिकुलर मॉडल के थ्रू जो औरतें हैं वो लिबरेशन और इमेंसिपेशन की तरफ जा सकती हैं, किस तरीके से वो इस यूनिलैटरली इन चीजों अंदर से निकल सकती हैं। और जो हमारे सामने ओपनिंग ऑपोजिशन है वो ये कहती है कि नहीं नहीं, मर्द इससे यूनिलैटरली निकल जाएंगे और इससे क्यों औरतों का इस्तेसाल होएगा और उनके ऊपर डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होंगे। इसके अंदर जो जरूरी टेक्निकल चीज है वो ये है कि दोनों इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स हमें नहीं दे रही कि कौन सा जो आउटकम है वो उसका लाइक्लीहुड ज्यादा है, क्या मर्दों के निकलने का लाइक्लीहुड ज्यादा है या औरतों के निकलने का लाइक्लीहुड ज्यादा है। हम आपको अगर स्ट्रक्चरल रीजंस प्रोवाइड कर दें, क्योंकि अगर आप पॉलिसी ये पास कर भी दें तब भी औरतों का इस यूनिलैटरल रिलेशनशिप में निकलने का जो लाइक्लीहुड है वो इंतहाई कम है, तो उनकी पॉलिसी के जितने भी इंपैक्ट्स हैं कि औरत निकल के कौन कौन सी आजादी हासिल कर लेगी वो सिंपली इररेलेवेंट हो जाते हैं। उसके अंदर 3 वजूहात है। नंबर 1, हमें लगता है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर और इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर भी अक्सर औकात जो कन्वेंशनल फैमिलीज हैं, जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर बनाती हैं, हमें लगता है अक्सर औकात औरतें मर्दों के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो इतना, बेशक उनके जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हो या इलेजिटिमेट कंसर्न्स हो, वो उस मैरिज से नहीं निकल सकती, क्योंकि वो अगर निकल जाएंगी तो उनके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और फाइनेंशियली जो उनके ऊपर बर्डन है वो बढ़ जाएगा। हैंस आपके मॉडल के अंदर औरतें सिंपली ये पॉलिसी ऑप्ट आउट करेंगी ही नहीं। बट सेकेंडली वी बिलीव कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपने लेजिटिमेट कॉज की बुनियाद पर निकले हैं या इलेजिटिमेट कॉज की बुनियाद के ऊपर निकले हैं, हमें लगता है कि आपके ऊपर जो डाइवोर्सी का स्टिग्मा है वो रिगार्डलेस रहता है और वो स्टिग्मा अपनी नेचर के अंदर ज्यादा सेक्सिज्म इंटेल कर लेगा द पॉइंट एट विच जब आप यूनिलैटरली निकल जाओगे। बिकॉज नाउ आप अगर आपको लोग कहेंगे कि अगर आपको ज्यादा ही मसला था तो आप कोर्ट में क्यों नहीं लेके गए, आप खुद ही बुरी औरत हो वगैरह। तो हमें लगता है कि आपके मॉडल के अंदर वो जो डाइवोर्सी का स्टिग्मा है वो प्रिवेंट करता है औरतों को इस पॉलिसी को ऑप्ट आउट करने के अंदर, और सेकेंडली अगर वो प्रिवेंट करती भी है तो ये उसका लाइक्लीहुड ऑफ इंक्रीजिंग जो है वो और भी ज्यादा एक डिटरेंट होता है इन औरतों के लिए। तीसरा, हमें लगता है कि इन औरतों की जो मटर्नल फैमिलीज वगैरह होती हैं वो भी काफी ज्यादा प्रेशराइज करती हैं, उनको शुरू से सोशलाइज किया जाता है इन वैल्यूज के अंदर कि आपने फैमिली को संभाल के रखना है, औरत ही फैमिली को संभाल के रखती है, अगर तुम वापस आ गई तुम हमारे ऑनर को रिड्यूस कर दोगी वगैरह वगैरह। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर ओवरऑल इंपैक्ट ये होता है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर आपका जो औरत का जो स्टेक होल्डर है वो उसका निकलने का लाइक्लीहुड होता ही नहीं है। ये इंसेंटिवाइजेशन सिर्फ आपको क्लोजिंग ऑपोजिशन प्रोवाइड करती है। अस्यूमिंग कि औरतें इनके मॉडल के अंदर इस पॉलिसी के होने के बावजूद भी नहीं निकलेंगी, क्या फिर लाइक्लीहुड ऑफ जो मर्द हैं उनका निकलने का लाइक्लीहुड बढ़ जाता है, और उसके कुछ इंपैक्ट्स हैं। कुछ ओपनिंग में बात करने की कोशिश की, उसको मजीद हम हैमर इन करते हैं जो इंपैक्ट्स उन्होंने नहीं बताए। नंबर 1, हमें लगता है कि जो क्लर्जी का नैरेटिव है ट्रिपल तलाक का, जिसके अंदर मर्द जो है वो यूनिलैटरली इस मैरिज से ऑप्ट आउट पहले ही स्टेटस को में कर सकती हैं और औरतें नहीं कर सकती, हमें लगता है कि वो लेजिटिमाइज हो जाता है। और ये क्लोजिंग गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ क्लर्जी की लेजिटिमाइजेशन को भी केटर करता है, क्योंकि इनके मॉडल के अंदर क्लर्जी की लेजिटिमाइजेशन और भी हो गई है, क्योंकि अब वो कह सकते हैं कि देखिए जो हम बात कर रहे हैं 1400 साल से वो दुरुस्त है कि मर्दों को इजाजत होनी चाहिए कि वो यूनिलैटरली इस चीज से निकल सकें। बट सेकेंडली जब ये मर्द हम इन औरतों को छोड़ के चले जाते हैं तो इस पूरी सिचुएशन में डायर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स वगैरह पैदा होती हैं इन औरतों के लिए, और डाइवोर्सी वगैरह के स्टिग्मा वगैरह क्रिएट होता है। चिल्ड्रन के ऊपर भी इंपैक्ट्स इसके क्रिएट होते हैं कि अब वो अब उनकी बुलिंग वगैरह ज्यादा लाइकली हो जाती है, वो मजीद और हो रहा है कि जब आपकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह के लिए आप परस्यू करते हो और आप विदाउट लेजिटिमेट रीजन आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको कोर्ट्स को परस्यू करना वगैरह पड़ता है। ओपन क्लोजिंग की ये कैरेक्टराइजेशन थी कि ये जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हर हाल में औरतों के मॉडल के अंदर स्कूड ही होते हैं। नंबर 1, हमें लगता है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर दैट्स नॉट ट्रू। आप बुरे से बुरे ममालिक के अंदर भी कुछ ना कुछ मैरिटल रेप या फिर कुछ ना कुछ डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह के लॉज एग्जिस्ट करते होंगे। आपके सामने एडवोकेसी ग्रुप्स वगैरह भी सामने होते हैं जो इन औरतों की केसेस स्पॉन्सर वगैरह कर सकते हैं। तो इट्स जस्ट नॉट ट्रू इन ऑल सर्कमस्टांसेस, वो एक एक्सट्रीम के ऊपर खेलना चाह रहे हैं। बट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आपको लगता है कि आपका लीगल प्रेसिडेंट आपके अगेंस्ट स्क्रूड भी है, तो इन केस अगर लीगली आप हार भी जाते हो तो हमें इसके अंदर ये नजर आता है कि आप जो
आपकी जो सोशल आइसोलेशन है वो आप फिर भी कर सकते हो। इस औरत की फैमिली वगैरह आप एक नैरेटिव जनरेट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर अबाउट के क्या क्या मसाइल वगैरह पैदा किए थे इस पर्टिकुलर मर्द ने, और इसके अंदर उसके बारे में काउंटर सोशल सतह के ऊपर आप उसको आइसोलेट कर सकते हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हो। अच्छा, हमारे मॉडल के अंदर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेहतर लेजिस्लेशन की तरफ क्यों जाता है? हमें लगता है कि अक्सर औकात, और दिस इज समथिंग वेरी वेरी एक्सक्लूसिव, कि एक ऐसी दुनिया के अंदर जहां पे लेजिटिमेट रीजंस एग्जिस्ट करती भी हो, वहां पे भी अक्सर औकात ये पार्टनर्स लेजिटिमेट रीजंस को इग्नोर करके कोर्ट की तरफ फिर भी नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप ओवरऑल, अगर अब मेरे फैमिली के अंदर मैरिटल अब्यूज वगैरह एग्जिस्ट करता भी है, डोमेस्टिक अब्यूज एग्जिस्ट करता भी है, तो फिर आई वुडंट सिंपली रिपोर्ट और मैं ये नो फॉल्ट वाली ऑप्शन लेके मैरिज से बैकआउट कर जाऊंगा या कर जाऊंगी। इस पूरी सिचुएशन में सिक्योरिटी की वजह से होता यह है कि नंबर 1, आपके जो फ्यूचर पार्टनर्स होते हैं उनका राइट ऑफ इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज होता है। उनको पता नहीं चलता कि ये बंदा एक पोटेंशियल हरैसर है, ये एक बंदा एक पोटेंशियल अब्यूजर है, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़ी होती है। तो हमें लगता है कि नंबर 1, आप उस पार्टनर के साथ अनफेयरली कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सेकेंड ऑफ ऑल, हमें लगता है कि आपके जो लीगल प्रेसिडेंट्स वगैरह हैं वो उस तरीके से कायम नहीं हो पाते। हम ये मानते हैं कि लीगल सिस्टम बहुत ज्यादा स्क्रूड है, लेकिन फिर भी आप उसको, बुरे से बुरे लीगल सिस्टम को भी बेहतर करने का तरीका यही है कि ज्यादा से ज्यादा इनपुट ऑफ लीगल केसेस आए, ज्यादा से ज्यादा, ताकि अगर 100 में से 1-2 लीगल प्रेसिडेंट्स भी बनते हैं तो वो फ्यूचर जजेस के लिए काफी ज्यादा गाइडेंस, सोर्स ऑफ गाइडेंस बनते हैं। आपके मॉडल के अंदर द इनपुट इनटू लीगल सिस्टम इज सिंपली रिड्यूस बिकॉज पीपल कैन ऑप्ट आउट दिस पॉलिसी खुद से ही, क्योंकि वो कोर्ट तक ये चीजें लेके नहीं जाएंगी। इसका मसला ये पैदा होता है कि आपके जो मेन इश्यूज होते हैं सोसाइटी के अंदर वो उस तरीके से ओप्रेस जो है हाईलाइट वगैरह नहीं हो पाते, और आपके जजेस वगैरह जो है वो इनके अंदर अपने डिसीजंस वगैरह नहीं दे पाते। अगर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपके जजेस बहुत बुरे भी हैं, हमें लगता है कि प्रो बोनो लॉयर्स, एनजीओ एडवोकेसी ग्रुप्स वगैरह आज की मॉडर्न दुनिया के अंदर इवॉल्व कर रहे हैं और आप दोबारा रिव्यू पिटिशन वगैरह कर सकते हैं, और इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आप सोशल आइसोलेशन से भी काम चला सकते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग गवर्नमेंट इसलिए जीती है, क्लोजिंग ऑपोजिशन इसलिए जीती है इस डिबेट के अंदर, क्योंकि देखिए इसके अंदर सारे इश्यूज को इन्होंने बताया कि ये लाइक्लीहुड है, ये हाई लाइक्लीहुड है, लेकिन उन्होंने इंसेंटिवाइजेशन नहीं की। हमने आपको बताया कि क्यों औरतें लेस लाइकली हैं आपके वर्ड के अंदर भी टू अप्लाई फॉर दिस पॉलिसी, हेंस आपके सारे इंपैक्ट्स इररिलेवेंट हो जाते हैं। हमारे मॉडल के अंदर जस्टिस सिस्टम की एवोल्यूशन ज्यादा लाइकली है। पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस पे मुखालफत का, इस उम्दा तकरीर के लिए, और देना चाहूँगी इख्तितामी हिस्स पे मुआफ़क़त के आखिरी मुकर्रिम को कि वो आकर अपने दलाइल पेश करें। I'll need just 1 minute. श्योर। जी, मुंसिफिन की इजाजत से। आई एम सो सॉरी, मेरे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, एडजस्ट करने जी, के लिए 1 मिनट रुक जाते हैं।
सॉरी, अब मैंने दावत देना चाहूँगी इख्तितामी से मुआफ़क़त को कि अब दलाल पेश करें। जी, मैं ऑडिबल हूँ। हाँ जी। ठीक हो। अच्छा, सबसे पहले ना इनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात को लेते चलते हैं क्लोजिंग ऑपोजिशन की। ये वाली बात कहते हैं कि जी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। हम भी इस बात पे यकीन रखते हैं, लेकिन हमें इस वाली बात को समझना पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो हमारे सामने तलाकें स्पेशली थर्ड वर्ल्ड के अंदर आती हैं, इस वजह से है बुनियादी तौर पर कि औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाह रही होती हैं, लेकिन मर्द उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होने दे रहे होते। और जब वो ये देखते हैं कि औरतें एट द एंड ऑफ टाइम उनकी बात को नहीं मान रही, तो उसके ऊपर कोई ना कोई और इल्जाम लगा देते हैं। हमें ये लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है सोसाइटी के अंदर। दूसरी ये वाली बात कि हमें ये लगता है क्लोजिंग ऑपोजिशन ने कोई इंसाफ नहीं किया इस मुश्किल से। बुनियादी तौर पर उन्होंने सारी सिर्फ और सिर्फ फैंसी वर्ड्स फेंके और हमारी एक्सटेंशंस के साथ कहीं भी एंगेजमेंट नहीं की। लेकिन इसके बावजूद जो इनकी वाली बात कहना है कि देखिए एट द एंड ऑफ द टाइम तो डाइवोर्स के साथ स्टिग्मा अटैच्ड होगा। हम इस बात को मानते हैं कि यकीनन डाइवोर्स के साथ स्टिग्मा अटैच्ड होता है, लेकिन उस स्टिग्मा की बुनियादी रीजंस क्या है जिसकी वजह से स्टिग्मा अटैच होता है। हमें लगता है बुनियादी तौर पर वो सोसाइटल प्रेशर तो एग्जिस्ट करते ही हैं, लेकिन वो आप तो सोसाइटी के अंदर वो इमेज क्रिएट कर देते हैं उस औरत के बारे में जो एट द एंड ऑफ टाइम डाइवोर्सी है। हमें लगता है वो इमेज एट द एंड ऑफ टाइम उसको बहुत ज्यादा कॉस्ट करता है, पहली स्तर पर। दूसरी स्तर पर हमें ये लगता है कि जहां पर ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन स्पेशली जो है ओपनिंग ऑपोजिशन बचाने की कोशिश कर रही थी, हमें इसको नॉर्मलाइज करने की जरूरत है। तीसरी स्तर पर इन्होंने बात की कि देखिए जी क्लर्जी की बात तो कहीं ना कहीं लेजिटिमाइज हो जाएगी। हमें लगता है कि नहीं, वो नहीं होगी। बुनियादी तौर पर इस वजह से नहीं होगी कि आप क्लर्जी के अंदर किसी मुफ्ती को, किसी प्रीस्ट को दरमियान में नहीं बिठाएंगे जो कि मीडिएशन करवाए, जो रीजंस पूछे मर्द से भी और औरत से भी, और इस नतीजे पे पहुंचे कि कौन बेहतर है। हमें ये लगता है उस पेट्रियार्कल मजहबी स्ट्रक्चर के अंदर एट द एंड ऑफ द टाइम वो जो मुफ्ती होता है, जिसको ये बात भी कंसीडर कर रहे हैं कि हाँ एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं मीडिएशन के प्रोसेस के अंदर, हमें लगता है वो मर्द की साइड लेगा और एट द एंड ऑफ टाइम वो बताएगा कि नहीं, औरत को तो चाहिए कि एट द एंड ऑफ टाइम वो सबमिसिव हो जाए, वो इन बातों को माने, वो अपने घर को बचाए। जितनी सारी बातें कर रही हैं, घर को बचाना चाहिए, बच्चों के ऊपर प्रेशर्स आती हैं, हमें ये लगता है एट द एंड ऑफ टाइम इसका प्रेशर जो है उसके ऊपर यानी औरत के ऊपर आएगा। फिर इनकी एक और बात है, देखिए फ्यूचर पार्टनर्स को तो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए बुनियादी तौर पे। हमें लगता है पहली सतह पर ये बात इसलिए गलत है क्योंकि जो अगर वो सेकंड मैरिजेस के अंदर जाते हैं तो नॉर्मली जो है लोग वो सोसाइटी से जो है इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, मोहल्लेदारों से करते हैं, फैमिली मेंबर से करते हैं। हमें लगता है कि ये एक चीज है जो हमारी फैमिलीज के अंदर ओवरऑल प्रिवेल करती है। एक स्तर पे हमें लगता है इसके जरिए से जो आप एक प्रोसेस करवाते हैं मीडिएशन का, जहां पर आप कहते हैं कि नहीं भी तुम रीजंस बताओ जिसकी वजह से आप डाइवोर्स देना चाह रहे हैं दूसरे को, हमें लगता है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा सोसाइटी में स्प्रेड हो जाती है और यकीनन ये औरत के लिए बहुत ज्यादा मसला हो जाता है कि वो सेकंड मैरिज के लिए ऑप्ट करे। लेकिन दूसरे स्तर पर जिन लॉज की ये बात करते हैं, हमें लगता है वो माइनॉरिटी में एग्जिस्ट करते हैं, स्पेशली वो थर्ड वर्ल्ड में तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जिन एडवोकेसी ग्रुप्स की बात करते हैं, हमें लगता है वो कहाँ पर हैं, वो एनजीओ जो है हमें लगता है शायद एलिटिस्ट ग्रुप्स के तो एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, हमें लगता है वहां पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उनको दो चीजों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाता है। और यहाँ से जो है ओवरऑल क्लोजिंग गवर्नमेंट का जो है हमारी दो एक्सटेंशन बल्कि तीन एक्सटेंशन जो है वो रेलिवेंट हो जाती है, जहां पर हमने आपको बताया कि देखिए कि किस तरीके से बुनियादी तौर पर दो तलाक जो है वो दो तरीके से होती है। हमने आपको बताया एक तो तरीका वो है जब आप वर्बली जो है तलाक को देते हैं, जहां पर मजहबी तबका एट द एंड ऑफ टाइम इन्वॉल्व होता है, और हमने आपको उसके बड़े ज्यादा रीजन दिए। हमने पहले बताया कि किस तरीके से मजहबी तबका एट द एंड ऑफ द टाइम वो जो है मर्द के साइड पर होता है, लेकिन हमने आपको दूसरी बात भी बताई कि किस तरीके से मजहबी तबका जो है मेंटल हेल्थ इश्यूज को डाउन प्ले करता है, किस तरीके से वो मैरिटल रेप जैसे इश्यूज को मानने को ही तैयार नहीं है, किस तरीके से वो अपनी फिनेटिक जो है ऑर्थोडॉक्स जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलीजन के जरिए से ये बात बावर कराता है फैमिली को भी, औरत को भी, मर्द को भी कि नहीं मर्द ही ठीक है, लिहाजा आपको सबमिसिव हो जाना चाहिए। दूसरी हिसाब से हमने आपको बताया कि किस तरीके से इसके अंदर जुडिशियल सिस्टम का एक बहुत अहम रोल है। अच्छा ये लोग इस वाली बात को तो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ जुडिशियल सिस्टम जो है ओवरऑल वर्क नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब जुडिशियल सिस्टम इन प्ले आता है तो एट द एंड ऑफ द टाइम हियरिंग्स होती हैं, सब फैमिली मेंबर्स भी जाते हैं, मीडिएशन का सारा प्रोसेस चल रहा होता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की हम बात करें तो पंचायत का एक बाकायदा सिस्टम है जो बैठता है, जो इंश्योर करता है कि मैरिज को किसी न किसी तरीके से बचा लिया जाए। हमें लगता है कि उस मौके के ऊपर जो औरत की किरदार कुशी की जा रही होती है उसके नतीजे में कुछ भी नहीं होता, बस वो एट द एंड ऑफ द टाइम जो है जुडिशियल प्रोसेस जो अपने तूल पकड़ रहा होता है। तो इसके एंड पॉइंट्स क्या है? बेसिकली एंड पॉइंट्स ये है कि सारा का सारा ये मीडिएशन प्रोसेस जहां पे आप मजहब को ऐड करते हैं जो कि ऑपोजिशन कंसीड कर रही है, जहां पे आप जुडिशियल प्रोसेस को ऐड करते हैं, आप फैमिली मेंबर्स को ऐड करते हैं, इसके जरिए से पहली स्तर पर तो आप औरत के ऊपर वो स्टिग्मा अटैच कर रही हैं जो डाइवोर्स के बाद उसके ऊपर अटैच होता है। लेकिन दूसरी स्तर पर हमें ये लगता है कि आप औरत को ये बताते हैं कि नहीं तुम
उस मैरिज के इंस्टीट्यूशन के साथ बंधी रहो जहाँ पे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, बाउंड्रीज हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं। तीसरी स्तर पर अगर कोई लेजिटिमेट रीजन भी हो जिसकी वजह से औरत जो है वो मैरिज के इंस्टीट्यूशन से बाहर आना चाह रही हो, जिस तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाह रही हो, तो एट द एंड ऑफ द टाइम आप कहते हैं मर्द जो है उस पर कोई ना कोई और इल्जाम लगा देता है। हमें लगता है इनवर्स के सिनेरियो भी, अगर फर्ज करें मर्द चीट भी कर रहा था, तो हमें लगता है हमारी साइड ऑफ द हाउस के ऊपर औरत ज्यादा सेफ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एट द एंड ऑफ द टाइम मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर अगर आप देखें तो फिर औरत जो है उसको एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी पड़ेंगी, क्योंकि मर्द ये भी कह सकता है एट द एंड टाइम कि औरत भी चीट कर रही थी। तो हमें ये लगता है कि औरत को अपने लिए एक्सप्लेनेशंस नहीं देनी पड़ेंगी, और चूंकि एट द एंड ऑफ द टाइम हमारी सोसाइटी ओवरऑल पैट्रियार्कल है, हमें लगता है ये ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसके अंदर हमने जो है ना एक आपके सामने ये दो एक्सटेंशंस के साथ इनकी एंगेजमेंट क्या थी, हमें लगता है आप खुद इसको देख लेंगे कि इन्होंने बिल्कुल भी एंगेजमेंट नहीं की। लेकिन तीसरी हमारी बात, और वो तीसरी बात हमारी ये थी कि पोस्ट डाइवर्स जो नैरेटिव्स होते हैं, हमें लगता है ये पोस्ट डाइवर्स नैरेटिव्स जो है इसी मीडिएशन प्रोसेस के जरिए से क्रिएट होते हैं, इसी मुसालहत के जरिए से क्रिएट होते हैं, जो डिस्कशंस आप करते हैं इन्हीं के जरिए से क्रिएट हो रहे होते हैं। और हमें लगता है ये अपने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है बुनियादी तौर पर, वो इस वजह से कि ये एक तो सोसाइटी में रीइंफोर्स हो जाती है, सेकेंडली हमें लगता है औरत की सेकंड मैरिज के लिए और उन मामला के लिए बहुत ज्यादा खराबी पैदा होती है, एक मिस इन्फॉर्मेशन का जो है सारा का सारा मामला जो सोसाइटी में फैल जाता है। अच्छा, हमारे सामने जो है ओपनिंग ऑपोजिशन ने क्या बात रखी है। सबसे पहले ओपनिंग ऑपोजिशन हमारे सामने ये कहते हैं कि जी देखिए इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेते हैं लोग जो है, और वो अगर बगैर किसी वजह के तलाक होगी तो वो अपने आप को कोसेंगे। हमें लगता है पहली सतह पर ज्यादातर मैरिजेस जो है वो फोर्स मैरिजेस होते हैं। सेकंड सतह पर अगर मान भी कंसेंट होती है तो हमें लगता है वो फोर्स कंसेंट होती है फैमिली के जरिए, सोसाइटी के जरिए। तीसरी सतह पर हमारे नजदीक अगर जो है वो जो है अगर मर्द आपको कोई वजह नहीं भी देता और वो तलाक आपको दे देता है, तो हमारे नजदीक औरत एट द एंड ऑफ टाइम इस बात को समझ जाती है कि वो इस काबिल ही नहीं था एट द एंड ऑफ टाइम को उसके साथ वो जिंदगी गुजारता, क्योंकि उसने बगैर किसी वजह के या अगर लाइफ अगर अच्छी भी गुजारी थी उसने दे दी, तो वो शायद हमें लगता है कि चीज पहले से ही आश्कार हो जाएगी। दूसरी वाली बात जो करते हैं ओपनिंग ऑपोजिशन वाले कि रिलेशनशिप में आपको राइट्स को छोड़ना पड़ता है, हमें लगता है कि ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि बुनियादी तौर पर रियासत जिंदगी नहीं गुजार रही होती, वो मर्द और औरत जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और कंपैरेटिव हमने ये देखना है कि किसकी साइड ऑफ द हाउस के अंदर जो है दोनों एक्टर्स यानी कि मर्द और औरत का बेहतर फायदा हो रहा है। हमें लगता है कि वो क्लोजिंग गवर्नमेंट के साइड पे ज्यादा हो रहा है। उसकी बुनियादी वजह हमने आपके सामने पहली दफा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से तलाक का प्रोसेस जो है चलता है, बिलखसूस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जुडिशरी को उसमें क्या रोल होता है, मीडिएशन को उसमें क्या रोल होता है, फिर मजहबी तबकात को उसमें क्या रोल होता है, फिर पोस्ट डाइवोर्स ट्रॉमास क्या होते हैं। तीसरी स्तर पर हमें ये लगता है चूंकि क्लोजिंग गवर्नमेंट के बाद अब हमारा कोई स्पीकर नहीं है और क्लोजिंग ऑपोजिशन ने हमारी एक्सटेंशन के साथ एंगेजमेंट नहीं की, और हमने क्लोजिंग ऑपोजिशन की जो थोड़ी सी बातें थी जो ओपनिंग से डेरिवेटिव थी हमने उनको गिरा दिया। इन तमाम बातों की बुनियाद के ऊपर एट द एंड ऑफ टाइम क्लोजिंग गवर्नमेंट फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं मुआफ़क़त का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उस उम्दा तकरीर के लिए, और मैं दावत देना चाहूँगी इख्तितामी हिस्से मुखालफत को कि वो आकर अपने दलाइल। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यप। ओके, मुझे बस टाइमर सेट करने दो, फिर मैं स्टार्ट कर। स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। फारूक शाह इस ऐवान के अंदर शाहजहां का पूरा मुकदमा समझने से कासिर रहे हैं। हम आपके सामने मैकेनाइजेशन करके जाते हैं कि कैसे विमेन आर द मोस्ट वल्नरेबल एक्टर्स इन दिस डिबेट, और हम आपको पूरा करेक्टराइज करके बताते हैं, मैकेनाइज करके बताते हैं कि कैसे वेमेन का जो इस्तेसाल है वो मोस्ट लाइकली है इस पॉलिसी के अंदर, या फिर अगर हम इस नोशन को सपोर्ट करते हैं उसके अंदर। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये बातें आके क्या करते हैं। फारूक शाह के मुताबिक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस औरतें अचीव इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि जब भी वो ये करना चाहते हैं तो मर्द उन्हें दबा देते हैं कि देखो अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हें जो है वो तलाक वगैरह दे देंगे। हमें लगता है कि अगर आज दुनिया के सारे मर्द तलाक वगैरह से अगर औरतें निकल भी आए तो क्या वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगी? जी नहीं, क्योंकि और भी बहुत सी वजूहात एग्जिस्ट करती हैं जिसमें सोसाइटल कंस्ट्रेंट्स वगैरह एग्जिस्ट करते हैं, ये नैरेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं कि कैसे औरतें ज्यादा लेबर नहीं कर सकती, कैसे वो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर काम नहीं कर सकती, और तीसरी सतह के ऊपर कैसे उनकी मिडिल क्लास घरानों में जो या दूसरे भी घरानों में जो उनकी सोशल कंडीशनिंग हुई होती है उनमें उनको ये बातें बावर करवाई जाती हैं कि कैसे तुम काम वगैरह नहीं कर सकती, तुम घर से बाहर निकलकर ये तमाम चीजें अचीव नहीं कर सकती जो एक मर्द कर सकता है। तो हमें लगता है स्टेटस को के अंदर आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाला जो मसला है वो इस तरह से प्रूव होता है कि औरतें
औरतों के पास कोई फॉल बैक करने के लिए रिजॉर्ट मौजूद नहीं है। अगर वो इससे निकल भी जाएं, तो इस शादी से निकल भी जाएं, तो हमें लगता है औरतें इस शादी से नहीं निकलेंगी, पहली सतह के ऊपर। और उसकी हमने मल्टीपल वजूहात और बताई। दूसरी सतह के ऊपर क्लर्जी का इशू, ये कहते हैं कि देखें क्लर्जी आपको डाउनफॉल करती है, आपके जुडिशियल सिस्टम को, मेंटल हेल्थ के मसाइल को डाउनफॉल करते हैं। हमें लगता है क्लर्जी में भी आपके डिस्कोर्स एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एग्जिस्ट करते हैं क्लर्जी के अंदर। और आज की बहसों मुबाहिसा डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स के दरमियान जो होती है, उसमें जो कंजर्वेटिव साइड है, हमें लगता है उसके पास ये इंसेंटिव मौजूद है कि वो हालात से मैच करने के लिए अपने आप को थोड़ा बहुत मॉडर्नाइज करे। और हमें लगता है कि हमने आपको ये पॉजिटिव एक्सटेंशन दी कि कैसे क्लर्जी आपको डाउनफॉल तब ज्यादा करेगी, डाउन प्ले तब ज्यादा करेगी, जब उसके पास ये लेजिटिमाइजेशन होगी कि देखो अब मर्द शादियों से निकल रहे हैं, हम तो 1400 साल से कह रहे हैं कि मर्द को निकलने की इजाजत है, कि उसके ये पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं जो आज हमें गवर्नमेंट गिनवाने की कोशिश कर रही थी। तो हमारे मॉडल के अंदर, सॉरी आपके मॉडल के अंदर जो क्लर्जी है वो ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव साबित हो रही है, दो बुनियादों के ऊपर। तीसरी बात कि स्टिग्मास, हमें लगता है कि स्टिग्मास दोनों साइड ऑफ द हाउसेस में एग्जिस्ट करते रहेंगे, लेकिन किस साइड ऑफ द हाउस में स्टिग्मास कम एग्जिस्ट करेंगे, इस चीज को समझिएगा। शाहजहां आपको बता के जाता है कि अगर आप एक औरत अगर एक शादी से पीछे हट जाती है, वो बगैर कुछ केस लड़े या बगैर कुछ बताए डिवोर्स ले लेती है, तो उस पर ये इल्जामात लगते हैं कि तुम तो एक बुरी औरत हो, तुम एक गंदी औरत हो, तुम एक गलत औरत हो, और इस तरह के तमाम इल्जामात आपके मुआशरे में लगते आए और लगते रहेंगे। इसके बरक्स जब जुडिशियल सिस्टम के अंदर जाके आपने एक केस लड़ने की कोशिश किया, उसमें बुनियाद पर आपने कोई चीज साबित करने की कोशिश किया है, तो स्टिग्मेटाइजेशन है आपकी उस मॉडल के अंदर कम होगी। और दूसरी सतह पे अगर आपको एक मर्द भी छोड़ देता है, दूसरा रिबटल इस चीज का ये है, तो मर्द के छोड़ने से आप पर ये इल्जामात लगते हैं कि पता नहीं औरत क्या क्या करती थी जो इसके मर्द ने इसे चुप करके छोड़ दिया है। उसके बरक्स अगर आप जुडिशियल सिस्टम वगैरह का सहारा लेते हैं, तो आपको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, आपकी स्टिग्मेटाइजेशन कम हो रही है। और चौथा झूठ कहते हैं कि एडवोकेसी ग्रुप्स वगैरह तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, और ये तमाम बातें। हमें लगता है आपने अभी अभी औरत मार्च देखा है, कितना बड़ा औरत मार्च हुआ है, ये तमाम एडवोकेसी ग्रुप्स तमाम मामलों में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ओपनिंग गवर्नमेंट की एक बात जो कि उनके मुकदमे से डील करेगी, वो आके यहाँ पे कहते हैं कि देखिए अगर आप सेक्सुअलिटी वगैरह को है वो आप एक्सप्लोर करते रहते हैं वक्त के साथ साथ, और फिर आपके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं होगा। इसके 4 रिबटल्स। पहली सतह के ऊपर हमें लगता है कि अगर कोई गे शख्स, क्योंकि हम ये साबित कर चुके हैं कि औरत तो वहां से निकल ही नहीं सकती बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस। अगर कोई मर्द ऐसे फ्रेमवर्क के अंदर से, ऐसी शादी के अंदर से निकलना भी चाहता है, तो हम उसे ऑन द एक्सपेंस ऑफ इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर औरत नहीं निकलने देंगे जो कि उसकी बीवी है। दूसरी सतह के ऊपर हमें लगता है कि डेमोक्रेटाइज्ड मुमालिक के अंदर गेज वगैरह के जो इश्यूज हैं, जब उनकी शादियों से जो बैकआउट, जब वो उनको जुडिशियल सिस्टम्स वगैरह के पास लेके जाते हैं, तभी इस किस्म के कानून बनते हैं। इंडिया की मिसाल आपके सामने है, 377 आर्टिकल जो पास हुआ है वहां पे, वो भी एक शादी वगैरह के मसले से निकलने के बाद ही हुआ है। तीसरा रिबटल इसका यह है कि हमें लगता है फ्यूचर पार्टनर्स वगैरह को नो हाउ होने चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक शादी से बैकआउट करके, तो आपका सारा जो सोसाइटल प्रेशर है वो उड़ जाएगा, आपके घर वाले आपको किसी और लड़की से शादी करने का कहेंगे, तो हमें लगता है ये उस लड़की की इमोशनल मैनिपुलेशन है, और हमें लगता है कि वो डिसएडवांटेज है। लेकिन ऑन लास्ट इनके बेस्ट केस सिनेरियो से डील करते हुए, वो तमाम रियासतें जो बहुत ज्यादा टोटलिटेरियन है या बहुत ज्यादा डिक्टेटरशिप वहां पे एग्जिस्ट करती है, हमें लगता है वहां पे वल्नरेबल स्टेक होल्डर्स जो हैं वो औरतें भी रही हैं, और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी भी वहां पर बहुत ज्यादा रही है। हमें लगता है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को, या पर्टिकुलरली गे लोग जो हैं, उनको ये एहसास होगा कि देखो ये मुआशरे की वल्नरेबल जो है वो स्टेक होल्डर रही है, और ये भी उतने जुल्म सितम सहती रही है जितने मेरे साथ इस स्टेट के अंदर हुए हैं। तो हमें लगता है वो अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करेगा, और वो मुशावरत से एक बेहतर लाहे अमल तैयार कर सकते हैं, ना कि ये कि वो राह फरार इख्तियार करेगा। 4 लेवल्स के ऊपर मैं ओजी से नुक्ता लेना चाहूंगा अगर उनका कोई नुक्ता है। जी सर। सर दौरे हाथ में सबसे बड़ी वजह जिसके बिना पर लोग खुसूसन औरतें तलाक लेने की बजाय उसी टूटी-फूटी शादी के बंधन में रहना पसंद करती हैं, होती है सेक्सुअल इंटीमेसी की प्रॉब्लम्स, मैरिटल रेप, पर्सनल या पार्टनर की इनफर्टिलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं जो कि वो पब्लिक नहीं करना चाहती, प्राइवेट रखना चाहती हैं। आपके मॉडल में आप इस मसले का क्या हल पेश कर? बिल्कुल, मैं आपका नुक्ता समझ गया हूं। हमने आपको, शाहजहां ने आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में बताया कि जितने मैरिटल रेप वगैरह के मसले हैं ये ओवरशैडो हो जाएंगे जब आप एक राह फरार इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। ये तब ज्यादा हाईलाइट हो सकते हैं जब आप इन्हें जुडिशियल सिस्टम्स वगैरह के अंदर लेके जाएंगे, इन पे मीडिया वगैरह में डिस्कोर्स जनरेट होगा। इवन इफ जुडिशियल सिस्टम स्क्रूड है, तो 100 में से अगर एक केस भी मीडिया अटेंशन लेने में कामयाब हो जाता है, तो ऑन अ कंपैरेटिव हमारी साइड पे मसला फिर ना किसी हद तक हल हो रहा है। लेकिन आपकी साइड के अंदर जहां पर एक औरत
पता नहीं कैसे आपने मैकेनाइजेशन नहीं की कि कैसे शादी से निकल जाएगी, लेकिन अगर निकल भी गई है तो हमें लगता है वो इन मसलों को हाईलाइट नहीं कर पा रही है जिस तरह से वो हमारे मसले हमारे मॉडल के अंदर हाईलाइट कर पा रही है। आज सीओ ये मुकदमा क्यों जीतेगी? 3 बुनियादों के ऊपर। हमने आपको 4 पॉजिटिव एक्सटेंशन गिनवाई। पहले कि क्लर्जी कैसे इसका अब्यूज करेगी इस लेजिटिमाइजेशन को अपनाते हुए और उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या होंगे। दूसरा, कोर्ट्स पे इसका इंपैक्ट क्या होगा, और सबसे बड़े स्टेक होल्डर को कवर करते हुए मुआशरे में औरतों का बेनिफिट हमारे मॉडल में कैसे होगा। तीसरा, हमने आपको मैकेनाइजेशन करके बताई कि कैसे विमेन आर लेस लाइकली टू लीव द फैमिलीज, तो वो वल्नरेबल स्टेक होल्डर है इस बहस का। चौथा, हमने आपको बताया कि कैसे न्यू पार्टनर्स को ये न्यू पार्टनर्स के साथ ये ज्यादती है कि उनकी इमोशनल मैनिपुलेशन वगैरह हो रही है, और अगर एक शख्स कोई हरैसर वगैरह तो उनसे ये इंफॉर्मेशन हाइड की जा रही है। ऑन अ प्रिंसिपल लेवल ये गलत चीज है, हम ये मुकदमा कभी नहीं हार सकते। मैं मुकर्रिरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एक बहुत ही अच्छी डिबेट के लिए, और करूँगी कि सारी टीम्स और जो ऑब्जर्वर्स हैं वो रूम से ब्रेकआउट रूम लीव करके मेन सेशन में चले जाएं।